सेमिनार में हम बातचीत करेंगे। राजेंद्र पेंसिया जी आज हैं हमारे साथ। 2014 की परीक्षा में आईएएस के पद पर उनका चयन हुआ। उसके पहले राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आरएएस में उनका चयन हुआ था एसडीएम के पोस्ट पर। तो 4 साल के करीब वो एसडीएम के पद पर काम कर चुके थे। आज हमारी बातचीत होगी, आप अपने सवाल पूछ सकेंगे उनसे, ठीक है। सवाल लिखिए और मेरे पास भिजवाइए। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए। तो आप में से कितने लोग हैं जो राजेंद्र जी से के नाम से पहले से परिचित हैं? सारे? वाह। तो इनके बारे में कुछ बताने के लिए बचता नहीं है, आप लोग पहले से परिचित हैं। मुझे अंदाज़ा भी था कि राजेंद्र जी के नाम से आप लोग परिचित हैं और काफ़ी फेमस हैं ये। आप पीटी मेंस और इंटरव्यू के अलावा यदि प्रशासनिक जीवन से या प्रशासन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके इंटरव्यू के अंदर भी काम आती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, और इस तरह की सिचुएशंस को हम डे टू डे लाइफ के अंदर फेस करते हैं। तो आप उसके विषय में भी यदि कोई चर्चा करना चाहें, प्रश्न प्रति प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं। जब मैं पहली बार दृष्टि में आया तो फिलोसफी का जो लास्ट बैच चल रहा था 2010 में, सर का वो बैच लिया था, और मैं कभी आगे बैठना पसंद नहीं करता था और पीछे बैठना भी नहीं, क्योंकि आगे कहते हैं कि जो दर्शन के अंदर सिद्धांत है वस्तुवाद का, तो आगे का व्यक्ति वस्तु बन जाता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, और पीछे का व्यक्ति अराजक हो जाता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। स्त्री को इसीलिए तो वस्तुवाद कहा गया था, वस्तुवादी दौर के अंदर उसे वस्तु माना गया था। क्यों माना गया? क्योंकि स्त्री अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती थी, वो खूंटे से बंधी रहती थी, एक परिवार की सीमा के अंदर रह सकती थी, बाहर नहीं जा सकती थी। तो मैं उस जगह पे बैठता था बीच में, तो न हम वस्तु थे और न ही अराजक थे, बीच की स्थिति में रहते थे। तो ये वाले सबसे स्मार्ट पीपल हैं जो बीच में बैठे हैं। चलिए, तो सारे सवाल आ गए हैं और अब एक वीडियो जो बनाया गया है वो हम आप लोग को दिखाते हैं। मेरे मन में भी था भी मैं एग्जीबिशन में जाऊं, पर परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी। वो अब मेरा सपना बेटे के रूप में मैं खुद का स्वरूप ही उसमें देख रहा हूँ। मेरी मम्मी पापा ही बोला था कि बेटा है ना, पैदा हुआ है तो वो इंटेलिजेंट बनेगा। बहुत संघर्ष के बाद इस पड़ाव को प्राप्त किया गया है। रामेश्वरी स्कूल था हमारे पास ही, तो इसको 2.5 साल का मैं लगा दिया स्कूल में। तो ऐसे इसको ऐसे मैं कहती धमकी देती थी, मैं कहता तेरे पापा को पिटाई करवाऊंगी ना पड़ेगा तो ऐसे ऐसे कहती मैं कि आप गवर्नमेंट की जॉब ला जो, तेरा पापा लगड़ा दे रहा, कितनी ईमानदारी है, आपको भी इतना ही कहती, नहीं तो फिर आपको खेत में लगा दूँगा। तो ऐसे करके 10वीं बाद में इसको होया था भी पढ़ाई कैसी होती है। शुरुआत के अंदर मैं बहुत ही सामान्य विद्यार्थी था और छोटे से कस्बे के अंदर पला बढ़ा, इसलिए सपने थोड़े छोटे थे। धीरे धीरे टीचर बने। टीचर में बहुत खुशी हुई थी कि मेरा बच्चा टीचर बन गया। टीचर्स का एग्ज़ाम हुआ था 2005 में, उसमें जब मैंने टॉप किया तब मुझे पता चला कि मुझे आगे भी प्रयास करना चाहिए। फिर उसका सपना ये भी बन गया कि अब थोड़े प्रयास से भी टीचर में टॉपर में आ सकते, क्यों नहीं आगे मेरा सपना पूरा हो, आरएएस की तैयारी हो। धीरे धीरे मेरे मम्मी पापा ने, वाइफ ने, उनका जो मोटिवेशन था और एक पॉजिटिव जब माहौल मिला तो उससे मैं तैयारी में लगा। शुरुआत में मेरा कभी सपना नहीं रहा कि मैं सिविल सेवा में जाऊंगा। इसी के तहत मैं जयपुर आया और जयपुर आकर मैंने आरएएस की तैयारी की। जब शुरुआत के अंदर माता पिता अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं तो सीमित संसाधन होते हैं, तो हमारे पास केवल इतने ही पैसे होते थे कि
आप किराया चुका दो और उसके बाद खुद खाना बना करके और खा लो बस, और एक कोचिंग का पूरा हो जाए। 2007 में प्रथम बार जब उन्होंने आरएएस दिया था तब इंटरव्यू में कम नंबर प्राप्त हुए थे। सेकंड प्रयास में उसका जब हुआ तो उसमें वीडियो तक का लेवल मिल गया था। जो 2010 का एग्ज़ाम था उसमें जब मेरी 8th रैंक आई, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना और बड़ा लक्ष्य हासिल किया जाए, आईएएस की ओर जाया जाए। मैंने एक छोटी डायरी ली और उसमें लिख दिया कि राजेंद्र पेंसिया आईएएस। और उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि टाइम को मैं कंस्ट्रेन के रूप में कभी नहीं आने दूंगा। सुबह 5 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे का जो नियमित अध्ययन था लगातार 2-3 साल तक, वो मेरे काम आया। और इस बीच में बहुत सारे पड़ाव आए, कई बार ऐसा भी है जो इसे लग रहा है बहुत गलत अपन रास्ते पर आ चुके हैं। 5-6 घंटे सोता था मसा। मेरे को चिंता रहती है आपकी, हम मम्मी चिंता मत करा करो। 2012 में वो समय आया था जब 2 बार इंटरव्यू देने के बाद मेरा पीटी क्लियर नहीं हुआ था, और उस समय मेरी फील्ड में पोस्टिंग भी हो गई थी, मुझे एसडीएम भी लगा दिया था। टाइम भी नहीं मिल पाता था, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता था, तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता था। पापा अपने काम लगे रहते थे, मेरे साथ टाइम नहीं मिलता था। सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते थे, रात को लेट से आते थे, जब तक मैं सोई जाती थी। उस समय मुझे लगने लगा कि अब शायद आईएएस में मेरा नहीं हो पाएगा। मैंने उसको कहा बेटे नंबर 1 ही है, थोड़ी मेहनत जरूर होती है, इसका शॉर्टकट नहीं होता नंबर 1 बनने का। एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर ज़रूर था कि मैं बहुत ही छोटे स्कूल में पढ़ा हुआ, छोटे कस्बे से आया हुआ हिंदी माध्यम का विद्यार्थी था, और मेरी राइटिंग स्किल भी वीक थी, और कंपैरेटिवली जो अंक तालिकाएं थी उसमें अंकों का गणित भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे मेहनत, धैर्य, और इसके बाद जब बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे कि अंक तालिकाएं और छोटे कस्बे और छोटा स्कूल इतने मायने नहीं रखते जितना आपका बड़ा सपना और बड़ा लक्ष्य और बड़ा निश्चय मायने रखता है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर विजय हासिल करके मैंने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेरे को सूचना पेपर से नहीं मिली, मेरी इंडिविजुअली मिली। ऑफिस से उनके द्वारा उधर से फ़ोन आया कि ऐसा आईएएस में सिलेक्ट हो गया है, तो मैं बड़ा खुश हुआ और खुशी के आंसू आ गए मेरी आंखों में। फिर आपको पता है खुशी होती है तो क्या होता है। बेटे से उम्मीद करूँगा अभी जो अपने नीचे तबके के उनकी हर तरह से सहायता प्रशासन की तरफ से मिलनी चाहिए। इनको जो अच्छा लगे और जो गरीब के हित में हो वो हो जाए, तो कोई भी ऊपर वाले भी इसको ना नहीं करेंगे और उसको उदाहरण देखेंगे। कहते मम्मी गरीबा के कौन खून चूसता है ना, तो मेरे को गुस्सा आता है। आपका किसी चीज़ पे लक्ष्य हो, जैसे अर्जुन की तरह, मतलब न कि पेड़ देखना है, चिड़िया अपनी आंख देखना, लक्ष्य पक्का हो तो वो निश्चय ही मिलता है। कभी भी मुश्किलों से हारना नहीं है और मेंटली स्ट्रोंग रहना है, क्योंकि जो मेंटली स्ट्रोंग पर्सन है वो हमेशा यही सोचता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहां होता है। कैसा लगा ये वीडियो आप सबको? आपसे जब बातचीत हुई थी मेरी, तो आपने बताया कि जब मैं पहली बार यहाँ आया और कुछ दोस्तों से मोटी मोटी किताबें उन्होंने पकड़ा दी, तो फिर मैं एक बार भाग गया था। वो वाकया मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वो वाकया एक नहीं है, वो 2 हैं। पहली बार जब मैं 11th क्लास में हुआ तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं साइंस सब्जेक्ट लूँ,
और जो प्रिंसिपल सर थे वो पापा जी के भी सर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि तुमको प्रैक्टिकल में हम हाईएस्ट मार्क्स देंगे। मुझे बड़ा मोटिवेट किया, चिंता मत करो तुम साइंस ले लो। लेकिन मेरे 5-6 दोस्त थे, वो मुझे एक दूसरी जगह पे लेके गए और अपने रूम के अंदर, और उन्होंने किताबें दिखाई कि पिछली बार हम 11th में थे, वापस 11th में ही हैं इस बार। फिर मैंने जिद कर लिया कि मैंने कहा साइंस नहीं लूँगा, बाकी कुछ भी लो। तो पापा ने कहा कि पढ़ना तो इसी स्कूल में है। उस स्कूल में साइंस और कॉमर्स 2 ही सब्जेक्ट थे, आर्ट्स थे नहीं, तो कोई विकल्प बचा नहीं। तो मैंने कॉमर्स इस तरह से सब्जेक्ट चुना। तो पहली बार तो बड़ी किताबें देख करके मैं 11th क्लास में भागा। और सेकंड टाइम जब मैं दिल्ली में तैयारी करने आया 2005-06 के आसपास, तो तब तक मैं टीचर बन चुका था। लेकिन किसी ने मुझे ऐसे बताया कि एक सब्जेक्ट की 5-5, 6-6 किताबें पढ़नी पड़ती है। जैसे उस समय चलती थी, आजकल पता नहीं मुझे, जैसे मिश्रमपुरी, तथ्यं सुंदरम, एक ईयर बुक आती थी इकोनॉमिक्स की। तो उन्होंने कहा कि 5-6 किताबें इकोनॉमिक्स की, 5-6 ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, सब पढ़नी पड़ती है। तो मैं भाग गया। मैंने कहा IAS तो नहीं बनेंगे, चुपचाप जा कर के टीचर की नौकरी करते हैं और PCS की तैयारी करेंगे। तो ये 2 दौर थे मेरे जीवन के, जब मैं किताबों को देख करके भागा था। और जब ये ट्रांजिशन आया कि आप खुद IAS बन गए, तो फिर आपको सोचने पर अब कैसा लगता है कि जब आपने इस वीडियो में भी एक बार कहा कि सपने मेरे छोटे थे और मैं उसी हिसाब से सोचता था, और अचानक इतना बड़ा लाइफ में ट्रांजिशन आया कि आप खुद IAS ऑफिसर हैं, तो सोचने पर कुछ लगता है आपको? कभी बैक अपनी लाइफ में झांक कर देखते हैं उसमें? एक्चुअली कभी कभी मैं आज भी सोचता हूँ कि बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे, बहुत से मेरे इंटेलिजेंट साथी, वो जो मुझसे शायद कई गुना इंटेलिजेंट थे, वो आज भी इस दौड़ से बाहर हैं। तो मुझे लगता है कि मेहनत के अलावा जो आप अच्छे काम करते हैं, आपके पास दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, और एक और चीज़ अफर्मेशन, जिसके बारे में हम आज बात भी करेंगे। तो यदि ये सब चीज़ें मिल जाएं तो मेहनत कई गुना बढ़ जाती है, यानी मेहनत मल्टीपल हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से धीरे धीरे जो मेरे अंदर ट्रांजिशन आया, जिस तरह से मैं IAS बना, पहले टीचर बना, फिर BDO बना, फिर SDM बना, उसके बाद मैंने तैयारी छोड़ दी बिल्कुल IAS की, क्योंकि PT नहीं हुआ और SDM लगा दिया, तो कोई विकल्प ही नहीं था, नौकरी करो भैया अच्छे से, और क्या कर सकते हो आप। लेकिन एक बात बताता हूँ, मैं 2012 की अक्टूबर की PT का रिजल्ट आया हुआ था। मैं बिल्कुल निराश था, 2 इंटरव्यू दे चुका था। मैं उन बच्चों में से नहीं था कि पहली बार में PT नहीं हुआ। पहली बार में PT नहीं हुआ तो उसको ज़्यादा निराशा नहीं होती है। 2 बार इंटरव्यू देने के बाद जब PT नहीं होता ना आपका, तो आप टूट जाते हो अंदर से कि यार ये क्या हुआ। तब मैंने पहली बार, एक डायरी है मेरे पास आज भी, मैंने इनको दिखाई भी थी अमृत जी को, उसके अंदर मैंने लिखा था राजेंद्र पेंसिया IAS, और उसके 3 साल के बाद मैं IAS बना। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप किसी चीज़ का निश्चय कर लेते हैं और जोश और जज्बा होता है, तो जो टाइम कंस्ट्रेंट नौकरी में आकर के लोग बात करते हैं कि नौकरी में आने के बाद टाइम नहीं मिलता, तो मैं तो SDM हो करके भी IAS बन गया। तो बाकी नौकरियां मेरे हिसाब से कम उतना टाइम कंज्यूम नहीं करती है जितना टाइम किल SDM की नौकरी करती है। तो आप आसानी से इन पड़ावों को पार कर सकते हैं। एक बार जब इस वीडियो में भी जिक्र है कि जब ये समय आता है इंसान को कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एक समय ऐसा लगता है कि वो होगा नहीं, और ऐसा सबके साथ होता होगा। तो उस समय उस चीज़ से उबरने के क्या उपाय हैं, बाहर निकलने के क्या उपाय हैं? अब मुझे उपाय तो नहीं पता, क्योंकि मैं उपाय गुरु तो नहीं हूँ जैसे YouTube पे आजकल आते हैं। बट मैंने क्या किया वो मैं बता देता हूँ। मैंने तैयारी बिल्कुल छोड़ दी। जैसे ही मेरा नहीं हुआ तो 15-20 दिन के लिए मैंने सोचना छोड़ दिया कि मेरा कुछ होगा इन फ्यूचर। तो मैंने अपने काम के अंदर पूरा कंसंट्रेशन किया, और पिछले 5-6 महीने में जितनी भी मूवीज़ छूट गई थी मेरे से, मैंने सारी देख ली। जो सुबह सुबह पढ़ने का दौर था उस समय भी देखता और शाम को भी देखता। आज भी चाहे मैं कितना भी बिजी रहूं, लेकिन मैं मूवी किसी भी हालत में नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, मेरे साथ जल्दी से कोई मूवी देखने नहीं जाता है, क्योंकि मैं उसमें स्टार रेटिंग नहीं देखता हूँ। मैं मूवी के अंदर वो देखता हूँ कि वो दिखाना क्या चाह रही है, उसका मेन जो पर्पस था वो क्या है। तो इसलिए मैं सारी की सारी फ्लॉप मूवीज़ भी देख लेता हूँ। जैसे प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स आई थी, नाम सुना आपने? वो भी मैं देख के आया था।
मैंने पहली बार सुना है। तो लेकिन ये बीच में रह गया था। तो मेरा मानना है कि एक बार जैसे ही आप असफल होते हैं तो एक बार तैयारी छोड़ दीजिए। 10 से 15 दिन में आपकी जो वास्तव में हॉबी है, वो चाहे खेलना हो सकता है, कुछ पढ़ना हो सकता है, मूवी देखना, गाने सुनना, आप उसके अंदर 10-15 दिन पूरी तरह से लग जाइए। तो उससे क्या हो जाएगा, आप में रिफ्रेशनेस आ जाएगी, वापस रिफ्रेश हो जाएंगे और फिर 15-20 दिनों के बाद जोश के साथ लगिए। तो मैं 15-20 दिनों के बाद वापस तैयारी शुरू की और उस समय मेरी तैयारी का एक ही तरीका था, सुबह 4 से 5 घंटे पढ़ना, क्योंकि प्रशासन के अंदर शाम नहीं होती कभी भी। कभी पता नहीं होता कि आप कितने बजे घर जाएंगे। जैसे रात को मुझे उम्मीद थी कि कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है तो हम शाम केवल जयंती मनाएंगे और 11-12 बजे आ जाएंगे, लेकिन रात को मैं 10:30 बजे घर पे आया। ठीक है, तो आपको कभी पता नहीं होता, इसलिए सुबह का टाइम आप निश्चित कर लीजिए, जैसे 4 बजे या 5 बजे उठ करके, और 4 या 5 घंटे आप अध्ययन कर लीजिए। कुछ सवाल ले लेते हैं। एक सवाल आया है, 3 जून 2018, 50 दिन बचे हुए हैं, क्या रणनीति बनाए पीटी के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि जो आईएएस के अंदर पीटी का एग्ज़ाम है ना, और चाहे मेंस का है या इंटरव्यू में है, इनमें 2 चीज़ें बेसिकली चाहिए। एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और दूसरा पेशेवराना अंदाज चाहिए आपका। अंडरस्टैंडिंग मीन्स ये है कि ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ रटेंगे या हर चीज़ समझेंगे। आप चीज़ों को ढंग से समझ करके उसके जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं उनको आप रट भी सकते हैं, क्योंकि वो रटे बिना याद भी नहीं होते। ठीक है, तो आपको चीज़ों को समझना है। याद रखिए, जो आपके नोट्स में हैं, जो आपकी बुक के अंदर हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, आपको पक्का पीटी में नहीं मिलेगा, डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा। यदि आपकी उसके प्रति समझ है और उससे संबंधित जो भी आंकड़े हैं, फैक्ट एंड फिगर्स हैं, वो आपको याद हैं, तो आप उस एग्ज़ाम को या उस क्वेश्चन के आंसर को आसानी से तलाश सकते हैं कि कौन कौन सा विकल्प इस प्रश्न के उत्तर के समीप बैठता है। और दूसरी बात है प्रोफेशनलिज्म। मेरा मानना ये है कि जो हिंदी माध्यम के हमारे विद्यार्थी हैं उसमें थोड़ा पेशेवराना अंदाज कम होता है, भावुक ज़्यादा होते हैं हम लोग। तो पेशेवराना अंदाज का मतलब कि 5 सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन रखना है, बाकी चीज़ें धीरे धीरे साथ चल रही हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं चल रही। क्योंकि मैं केवल 5 सब्जेक्ट और करंट पढ़ता था, इसके अलावा नहीं पढ़ता था। मैंने आज तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, फिजिक्स नहीं पढ़ी, कल्चर नहीं पढ़ी, इनको और एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी, फिर भी मेरा चयन हो गया आराम से। ये 4-5 सब्जेक्ट मैं इसलिए छोड़ के चलता था क्योंकि साइंस में तो मेरे हाथ वैसे ही तंग थे, और प्राचीन और मध्यकालीन भारत में मैंने ये सोचा कि कहीं खो न जाएं इसके अंदर, प्राचीन और तो आधुनिक काल में रहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उस समय का दौर भी था कि 4 क्वेश्चन प्राचीन से आते थे, 4 प्रश्न इससे मेडाइवल से आते थे और 4 कल्चर से आते थे, और लगभग 12 से लेकर के 18 तक मॉडर्न इंडिया से आते थे। तो उसी हिसाब से हम तैयारी करते थे। तो आप भी जो पूरा कंसंट्रेशन है वो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इकोलॉजी के ऊपर रखना और करंट को पैरेलली चलाए रखना है। बाकी आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, आपको मैं नहीं राय दे रहा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ थी उनको मैंने और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, और जो वीकनेस थी मैंने उस समय छोड़ दिया। लेकिन मेंस के अंदर नहीं छोड़ा। मेंस में मैंने साइंस टेक की बहुत अच्छी तैयारी की थी, मेंस में बिल्कुल नहीं छोड़ा। पीटी में मुझे पता था कि आप इतना भी मैटर तैयार कर लेंगे तो आपका 80-90% कवर हो जाता है, और आप यदि 60-65% करे आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात और बता दूं, पीटी जो फेल हुआ था मेरा फर्स्ट टाइम में 2012 में, उसका कारण ये था कि मैंने एक दिन भी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि पीटी तो अब यदि हम सो करके अगले दिन उठें और एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमारा पास हो जाएगा। ठीक है, जनरली मेरा जीएस कभी कमज़ोर नहीं रहा, 65% ईजिली आ जाते थे। तो मेरा मानना है कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखें और थोड़ा प्रोफेशनलिज्म रखें तैयारी के अंदर, और एक इंटरेक्शन ज़रूर किया करें आप। पूरे दिन नहीं, पूरे दिन इंटरेक्शन करेंगे तो सारा टाइम किल हो जाएगा आपका। 2 घंटे रखें हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और उन 2 घंटों के दौरान आप केवल और केवल चर्चा करें कि जैसे मॉडर्न इंडिया का असहयोग आंदोलन आप पढ़ रहे हैं या करंट के अंदर कोई इशू पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर डीप में जाइए आप, और थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों को कुरेदिए। उन कुरेदने से आपकी समझ बढ़ेगी और वो आपको पीटी के अंदर, मेंस के अंदर और इंटरव्यू में मदद करेगी। और एक और जो सबसे बड़ी बात है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हम डायरेक्ट पीटी की तैयारी करते हैं, इसीलिए हमारा पीटी क्लियर नहीं होता है। हमें पहले तैयारी करनी चाहिए मेंस की और इंटरव्यू की। इंटरव्यू का मतलब एक आध बुक
अपनी जो भी है अच्छी पढ़ते रहें, साथ में अपनी हॉबी को भी एंजॉय करते रहें, और उसके साथ में जो मेंस की तैयारी है वो यदि लगातार एक बार आपकी कंप्लीट हो गई, पहले 6-7 महीने पूरे मेंस की तैयारी कीजिए, तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और पीटी की तैयारी करना बहुत बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो तीसरी चीज़ ये है। एक सवाल है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए और नेगेटिव मार्किंग को लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाए, कितने सवाल अटेम्प्ट करें, ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स में। एक तो 100% से आप बचें, क्योंकि हमें इतना कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि जैसे ही हम एग्ज़ाम पेपर को देखते हैं हमें लगता है यार इन दो में से तो एक होगा, करते करते हम 60, 65, 70 और 99 तक ले जाते हैं। होता है ना बहुत बार, क्योंकि जिस बार मेरा पीटी नहीं हुआ था उस बार मैंने 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अदरवाइज मैं 75 to 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था उस समय। तो मेरा मानना है कि आपको सबसे पहले वो प्रश्नों के उत्तर हल करने चाहिए, देखना चाहिए, विकल्प देखने चाहिए जो आपको लगे कि ये तो हमारा लगभग क्लियर है। और मुझे लगता है कि 30-40 प्रश्न तो सभी को आ ही जाते हैं। जो अच्छे से पीटी की तैयारी कर रहा है 40 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होता है कि उनको आते हैं। उसके बाद में जो 50-50 है उनके ऊपर हाथ आजमाइए, क्योंकि यदि नेगेटिव मार्किंग भी हुई तो 50-50 में आपको अंततः क्या होगा, लाभ भी होगा। और जहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, जहाँ पे चारों के चारों ऑप्शंस के बारे में कंफ्यूज है, वो 100% छोड़ दीजिए। लेकिन 65 से 70 क्वेश्चन हल ज़रूर करके आएँ, और यदि आपकी अच्छी है, पकड़ अच्छी है जीएस के ऊपर, तो 75-80 तक भी किए जा सकते हैं। प्रशासन के भीतर से आपने बता दिया था सवाल पूछने के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है। एथिक्स से जुड़ता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके लिए जवाब देना कितना माकूल है। कई बार प्रशासनिक पद पर रहते हुए आपको अपने सीनियर अधिकारियों की नाराज़गी का सामना करना पड़ता होगा, और कभी दबाव के अंतर्गत कुछ मूल तत्वों से समझौता करना पड़ता होगा। उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं आप? एक्चुअली में ये जो प्रश्न है ना, ये एक प्रश्न नहीं है, ये प्रतिदिन ये प्रश्न हमारे सामने आता है। एक्चुअली आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे किसी को पता लग जाता है कि यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो परेशानियां बहुत कम हो जाती हैं। जैसे जैसे मैंने ज्वाइन किया शुरुआत में, तो 3 महीने तक बहुत प्रेशर रहता था, जो हमारे पॉलिटिकल बॉस हैं या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस हैं उन सभी का। लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो वो कहते हैं कि भैया इनको बता दीजिए, जो सही होगा ये अपने आप कर देंगे। तो परेशानी अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाती है। लेकिन जनरली ये चीज़ होती है कि जो पॉलिटिकल बॉस होते हैं वो अपनी जगह पे गलत नहीं होते। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मानते हैं कि राजनीतिक या पता नहीं कैसे होते हैं। देखिए, वो हमारी सोसाइटी के पार्ट हैं, वो हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो बालिग जितने भी लोग हैं उन सभी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो उनके पास जो भी व्यक्ति जाएगा समस्या लेकर के, उनका दायित्व तो बनता है कि वो वहाँ एसडीएम साहब को, सीओ साहब को, डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, तहसीलदार जी को या एसएचओ को वो उस समस्या के बारे में बताएं, अवगत कराएं। अब आप उस चीज़ को दबाव की तरह लेते हैं, या कभी उनका कार्य नहीं हो पाया उसको ऐसे लेते हैं कि हमने उनके आज्ञा की अवहेलना की, तो ये गलत है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, वो अपनी बातें कहेंगे, आप जो चीज़ सही है वो करिए, एक समय के बाद वो खुद आपका सपोर्ट करने लग जाते हैं। एक सवाल है कि प्रशासनिक क्षेत्र में जाने पर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता और विचारधारा के अनुसार कार्य कर पाता है? ये दोनों तो दो विपरीत बातें हो गई ना। क्षमता अलग है, विचारधारा अलग है। विचारधारा हर किसी की व्यक्तिगत होती है, आपकी स्वयं की विचारधारा वहाँ लागू नहीं होगी, क्योंकि जो सरकार की मंशा है, जो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो उनका एजेंडा है, यू आर एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो एज एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं, जब आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं, जब एसडीएम होते हैं, सीडीओ होते हैं जिन्हें राजस्थान में सीईओ बोलते हैं, या वीसी होते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के, या म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं, डीएम होते हैं, या कमिश्नर होते हैं 4-5 जिलों में, एक जो संभागीय आयुक्त राजस्थान में बोले जाते हैं वो होते हैं, तब तक आप अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप जो भी आपके अंदर है कुछ नया करने का, कुछ इनोवेटिव चीज़ करने की, या सिस्टम में कुछ रिफॉर्म करने का,
वो आप कर सकते हैं। क्षमताओं का आप प्रयोग बहुलता से कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने अपनी विचारधारा थोपी और वो विचारधारा सरकार की जो मंशा है उससे टकराई, तो फिर आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो विचारधारा तो नहीं, लेकिन क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया जा सकता है। इंग्लिश को लेकर हर बार हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। इस बार भी किस लेवल की इंग्लिश की प्रिपरेशन ज़रूरी है क्वालिफाइंग के लिए और इंटरव्यू लेवल के लिए, और प्रशासन के भीतर भी क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है अंग्रेज़ी की? कम से कम हिंदी बेल्ट में तो कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन आपको बता देता हूँ कि भाषाओं को सीखना भी अपने आप में एक कला है। तो जब शुरुआत के अंदर मैं ट्रेनिंग में गया मसूरी में, तो वहाँ पे क्या था कि सब कुछ इंग्लिश में, तो आपका सिलेबस भी, उसके बाद में जो पढ़ाने आते हैं टीचर्स वो भी, आपका एग्ज़ाम वहाँ होता है वो भी, और जहाँ लेक्चर होते हैं वो भी, मोर देन 90 to 95% चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। शुरुआत में मुझे बड़ा अटपटा लगता था, लेकिन अब हालात ये हो गई है कि पूरी तरह हिंदी में भी मुझे अटपटा लगता है कि कुछ कुछ इंग्लिश आती रहनी चाहिए। तो मैं 100% चाहे कोई भी किसी भी फ्लो में बोल रहा हो, चाहे वो ब्रिटिश इंग्लिश हो या अमेरिकन इंग्लिश हो या ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हो, उसको बहुत ही आसानी से समझ सकता हूँ केवल थोड़े से प्रयासों से, क्योंकि मैं टेड टॉक सुनता हूँ, आज भी सुनता हूँ, वो पुरानी आदत बनी हुई है अभी। और राज्यसभा की जो न्यूज़ हैं इंग्लिश वाली, जो इंग्लिश बुलेटिन, एक तो सुबह 8 बजे आता है और एक दोपहर में और एक शाम को, 3 बुलेटिन आते हैं, उनको आप सुनिए तो आसानी से आपको इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड हो जाएगी। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश के विषय में हमें बात करनी भी नहीं चाहिए। इसके पीछे कारण है, जब इन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य सोच लिया कि हमें इतने सारे एग्ज़ाम पेपर पास करने हैं, 2 ऑप्शनल हैं, उसके बाद में 4 जीएस के पेपर हैं, ऐसे हैं सब, तो उसके बाद में इंग्लिश की बात बेमानी हो जाती है। क्योंकि बड़ी मछली को जब हम पकड़ रहे हैं तो छोटी छोटी मछलियां तो अपने आप पकड़ में आ जाएंगी। बिल्कुल। तो इंग्लिश का भय अपने मन से आप लोग निकाल ही दीजिए। बहुत सारे सवाल आप लोग केवल पूछते हैं। क्वालिफाइंग है ना, इसलिए भय होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अभी भी यदि आप आधा घंटा केवल गोसिप ही करें आते जाते वक्त इंग्लिश में, तो भी बहुत सहज हो जाएंगी चीज़ें। बिल्कुल। योगेंद्र शुक्ला हैं, पूछ रहे हैं कि पढ़ाई के साथ समय का प्रबंधन कैसे करें? शुक्ला जी कहाँ हैं? यहीं बैठे हैं। देखिए, समय प्रबंधन सभी का अपना अपना तरीका होता है, क्योंकि आपकी अपनी आदतें होती हैं पढ़ने की, आपका अपना तरीका होता है। तो मेरा मानना है कि सभी को अपने अपने तरीके से समय प्रबंधन करना चाहिए। मेरी आदत बहुत ख़राब है, मैं थोपता नहीं हूँ कोई भी चीज़ किसी पर, मैं केवल ये कहता हूँ कि जो मैं करता था वो क्या था। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे तरीके से क्या होना चाहिए मैं बता देता हूँ। आपको 2 या 3 सब्जेक्ट पैरेलली चलाने चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट से बोरिंगनेस भी हो जाती है और एक समय के बाद वो याद भी नहीं होता। आप सुबह से शाम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सुबह वाली हिस्ट्री तो कुछ याद थी, लेकिन शाम वाली तो याद भी नहीं हो रही। तो 2-3 सब्जेक्ट पैरेलली चलाते रहने चाहिए, लेकिन करंट को कभी भी मत छोड़ना। हमारी आदत क्या होती है, जो सबसे ख़राब आदत है, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, मेरी भी ये ख़राब आदत थी, धीरे धीरे सुधरी थी। मैं भी ऐसा ही था जैसे बता रहा हूँ अभी। हम क्या करते हैं कि जैसे ही पीटी आती है ना, तो पीटी की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो, या कहीं क्लासेस हो रही है वो ज्वाइन कर लो, और उसके बाद में 2 महीने ढंग से जो करंट की जो भी चीज़ है वो पढ़ लीजिए। याद रखना, जो इंसिडेंट्स चल रहे हैं करंट के अंदर, जो इश्यूज चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर उनको पढ़िए। जैसे रोज 1 से 1.5 घंटा आपको करंट जीएस के लिए देना ही पड़ेगा, और 2 घंटे दें तो सबसे बेहतर, क्योंकि 2 घंटे से कम में मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से चीज़ें आजकल बढ़ रही हैं। अभी मैं देख रहा था, छोटे वाले भाई के रूम पे आया था सबसे पहले मैं, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा हुआ हमने पहले एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अब तो बहुत मसाला आ गया है पढ़ने का। तो कम से कम 2-3 सब्जेक्ट पैरेलली चलाए रखिए। और टाइम का मैं बता देता हूँ, 8 से 10 घंटे सफिशिएंट होते हैं, लेकिन हार्ड वर्क जितना कर सकते हैं करिए। जैसे मैं 14-15 घंटे जब दिल्ली में था आराम से पढ़ लेता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि हमारे साथी भी इतना पढ़ते तो हम भी इतना पढ़ लेते थे। तो 8-10 घंटे मिनिमम क्वालिटेटिव पढ़ें, क्वांटिटेटिव नहीं कि हमको 8 से 10 घंटे पढ़ना है इसलिए नहीं, वो क्वालिटी आनी चाहिए आपके अंदर। और 2-3 सब्जेक्ट और करंट को पैरेलली चलाए रखें। एक चीज़ और, आज के दौर में बड़ा अच्छा है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है,
आपको किसी से नहीं पूछना, किसी का वेट नहीं करना, गूगल पर सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर सर्च के लिए कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि 90% से कम चीज़ें होंगी जो गूगल जवाब दे नहीं पाएगा। 90% चीज़ों का तो गूगल दे देगा। 10% होगी जो आप किसी से जा कर के पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप सर्च करें, लेकिन सारे दिन नहीं। और चटपटी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि यूट्यूब और सोशल मीडिया हमें उस भंवर जाल में फंसा देता है जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। और आपको तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको कभी विवाद नहीं करना है। उत्तर दक्षिण विवाद क्या है, हिंदी इंग्लिश विवाद क्या है, बीजेपी या कांग्रेस विवाद क्या है, या राइट विंग या लेफ्ट विंग का विवाद क्या है, कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड यूपीएससी में नहीं आता। और आप देख लेंगे सोशल मीडिया से जैसे ही ज़मीन पर आएंगे, इस क्लास में आएंगे, इसमें हमारे हिंदू भाई बहन भी हैं, मुस्लिम भाई बहन भी हैं, कुछ क्रिश्चियन भाई बहन भी होंगे और सिख भाई बहन भी होंगे सब। तो आप जब इस क्लास में आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको लगेगा यार बिल्कुल भी असहिष्णुता नहीं है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर जाएंगे आपको लगेगा यार ये तो बड़ा असहिष्णु देश है, पता नहीं इस देश में क्या हो रहा है। तो सोशल मीडिया के उस मकर जाल से बाहर रहिए, और जहाँ पर आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है चीज़ों का, वो वाला आप करिए। एक सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ, आज भी पूछ रहा हूँ आपसे भी, कि जो बात आप अभी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा कंटेंट अब यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और वेबसाइट्स भी बहुत सारे चल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले से किताबों का बोझ ठीक ठाक था, उसमें उनको अब कुछ समय इंटरनेट पर देना पड़ता है, क्योंकि अच्छे कंटेंट कहीं छूट ना जाए। उसमें सर्च भी करना पड़ता है कि कहाँ कौन सा कंटेंट अच्छा है। तो ये अब टाइम मैनेजमेंट एक और बड़ी चुनौती लेकर आया है, उसको कैसे मैनेज करें, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये वैसे हमारे, जब मैंने 2014-15 में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, उस समय से शुरू हो गया था पूरी तरह से दौर। इसमें बस एक ही चीज़ है, एक तो जो अनावश्यक बहस हैं, वो चाहे एनडीटीवी की हो, चाहे वो एबीवीपी की हो, इनको नहीं देखना, किसी को भी नहीं देखना। मैं आज भी इन टीवी को नहीं देखता, न ही इनके जो एंकर्स हैं उनकी कोई स्पीच को, क्योंकि मैं बोर हो गया हूँ इनको देखकर। एक एंटी बीजेपी होगा, एक प्रो बीजेपी होगा, एक एंटी कांग्रेस होगा, एक प्रो कांग्रेस होगा, एक एंटी आप होगा, एक प्रो आप होगा, एक एंटी लेफ्ट होगा, एक प्रो लेफ्ट होगा। ये चलता है इसके अंदर। आप एक तो राज्यसभा की न्यूज़ देखिए, जो बिल्कुल हमारे लिए ऑफिशियल भी है और जिनका जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक भी माना जाता है दूसरों से। राज्यसभा, लोकसभा, उसको देखिए। और वर्तमान में मैं लल्लन टॉप को भी सजेस्ट करूंगा, जो सौरभ द्विवेदी जी का है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लल्लन टॉप के अंदर सौरभ द्विवेदी जी बताते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल न्यूट्रल वे के अंदर, इम्पार्शियल तरीके से बताते हैं, जो रियल के अंदर घटित हो रही हैं। अभी अभी एक इंसिडेंट था, बहुत चर्चा में था पूरे देश के अंदर। 5-6 दिन पहले लल्लन टॉप में सौरभ द्विवेदी जी ने उसके बारे में बता दिया था, और कल की जो खबर थी और आज की जो खबर है वो उसी को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इस दौर के अंदर, यूट्यूब के दौर के अंदर, जैसे इनसाइट वाली है या अपनी दृष्टि की जो नई साइट बनी है, तो मेरे ख्याल से 3-4 साइट का चुनाव कर लीजिए और 2-3 यूट्यूब चैनल का, इसके अलावा सब छोड़ दीजिए। उनको सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सबको अनसब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही आप आईएएस बन जाए ना, उसके बाद उनको अनसब्सक्राइब कर देना, बाकी आपकी पसंद की चीज़ों को सब्सक्राइब कर लेना। इस बात पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मतलब फिर दृष्टि को सब्सक्राइब रखिए, बाकी सब अनसब्सक्राइब। हाँ, पर मूवी आपको ज़रूर देखनी है, मेरा मानना है। जो बेस्ट मूवीज़ आती हैं, मेरी तरह तो मत देखिएगा सारी मूवी, लेकिन जो बेस्ट मूवीज़ आती हैं वो सारी ज़रूर देखिए, क्योंकि जो सिनेमा होता है वो हमारे समाज का आईना होता है। उसको देख करके बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। और मेरे जो ऐसे में मार्क्स थे ना, वो एक्सेप्शनली बढ़िया रहते थे। मुझे नहीं पता क्या कारण था, लेकिन एक कारण मुझे पता है, मैं हर ऐसे के अंदर कम से कम 5-6 मूवीज़ का जिक्र ज़रूर करके आता था, ये पक्का था। न्यूज़पेपर के बारे में सवाल है, न्यूज़पेपर कौन सा सबसे सही है? और जाहिर तौर पर एक सवाल हमेशा रहता है यहाँ कि द हिंदू पढ़ें या नहीं। मैं द हिंदू कभी नहीं पढ़ता था, केवल मंगवाता था और खाना खाते थे। मंगवाते केवल साइकोलॉजिकल प्रेशर से थे कि पड़ोसी मंगवा रहा और हमने नहीं मंगवाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आपको रियल में बता दूं, मैंने आज तक
10 या 5 मिनट से ज़्यादा द हिंदू को कभी नहीं देखा, और यदि पूरी तैयारी की बात करूं तो 10 घंटे होंगे द हिंदू को देखने के। मैं केवल एक अखबार पढ़ता था जनरली, दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय अंक आता है, और कभी कभी भास्कर को देख लेता था। और 2014-15 से तो ऐसा कंटेंट का दौर शुरू होगा कि आपको न्यूज़पेपर ज़्यादा नहीं देखना, न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह और सब ऑनलाइन बड़ी अच्छी से अवेलेबल हो जाती है, उनका एनालिसिस भी अवेलेबल हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि एक न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे। उस समय तो ऑथेंटिसिटी अच्छी थी दैनिक जागरण राष्ट्रीय अंक की, और वर्तमान में कौन सा चल रहा है मुझे नहीं पता। अभी दैनिक जागरण ही चल रहा है क्या अभी? ठीक है, हिंदू के चक्कर में मत पढ़ना भैया, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमें मीनिंग के जो मीनिंग है ना, वो देखते देखते 2-3 दिन बीत जाते हैं एक अखबार के। एग्ज़ाम को लेकर फोबिया जो होता है, डर जो होता है, वो अब और बढ़ेगा ही जैसे जैसे पीटी नज़दीक आएगा। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि एग्ज़ाम के फोबिया से कैसे बच सकते हैं। एग्ज़ाम फोबिया है, इसका मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो तैयारी करेगा उसी को ही तो डर होगा, जो तैयारी नहीं करेगा उसको काहे का डर? कोई डर नहीं होगा उससे। तो इसको बचने का और इससे निजात पाने का और इससे ऊपर आने का एकमात्र तरीका ये है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई भी विघ्न ना आने दें, किसी प्रकार की बाधा न आने दें, और कम से कम 50 दिन रह गए तो करंट के अलावा किसी भी नई चीज़ को इसमें प्रवेश ना होने दें, क्योंकि अभी वो दौर आएगा जिसके अंदर बिल्कुल छोटी छोटी बुकलेट आएंगी इकोलॉजी की, और वो हो सकता है आजकल कोई नाम चेंज हो गए हो, 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इस टाइप से कुछ आ जाए आपको और आप उसमें लग जाएं। मेरा मानना है कि आपको 5+2 की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी, इसलिए मैं बताता हूँ, और आज भी मैं मेरे छोटे भाई को या मेरी भतीजी जो तैयारी कर रही है उनको मैं एक ही राय देता हूँ, 5+2 की स्ट्रेटेजी। इसके अंदर ये है कि 5 दिन तक आप जो कंटेंट पढ़े, 2 दिन तक उसका रिवीजन अवश्य करें, क्योंकि आप चाहे कितना ही पढ़ लें, आपको वो याद तभी रहेगा, आपको वो समझ तभी ही आएगा जब तक आप उसका 2 से 3 बार रिवीजन नहीं कर लेते। और आपको मैं बता देता हूँ 5+2 स्ट्रेटेजी और 25+5 स्ट्रेटेजी, मतलब हमें महीने में 25 दिन पढ़ना है और 5 दिन उसका रिवीजन करना है, हफ्ते में 5 दिन पढ़ना है और 2 दिन उसका रिवीजन करना है। इस तरह से आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। पता चला कैसे? जो 5 दिन पढ़े उनको 2 दिन रिवाइज किया, और फिर जैसे ही 25 दिन हो गए तो लास्ट के 5 दिन आप सेपरेट रखिए। जो 25 दिन तक जिनको पढ़ा और रिवाइज किया उन्हीं को रिवाइज कीजिए। मैं गारंटी से कहता हूं आपको सारी की सारी चीज़ें टिप्स पे आ जाएंगी, 110% टिप्स पे आ जाएंगी, क्योंकि एक महीने में 3 बार रिवीजन। आप में से एक भी विद्यार्थी बता दीजिए जिसने 1 महीने में 3 बार रिवीजन किया हो। किया किसी ने? आज से 3 महीने पहले का नंबर अब आता है। और याद रखना, मनोविज्ञान और हमारे मस्तिष्क की क्षमता ये कहती है कि जैसे आज हम पढ़ेंगे वो आज शाम तक 50% याद रहेगा, और कल तक वो 30%, और आज से 10-15 दिन तक वो 15 to 20% हो जाता है। लेकिन यदि आप उसको रिवाइज कर लेते हैं तो वो जो 50% है वो सस्टेन करेगा और उसमें कुछ और ऐड होता जाएगा, और फिर आप रिवाइज करेंगे तो वो 60, 70, 80% सस्टेन हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप ध्यान रख सकते हैं। रिवाइज करते रहिए, नई चीज़ को कोई ऐड नहीं कीजिए, और डरिए बिल्कुल नहीं, और ये मान कर चलिए कि मेरा पीटी तो क्लियर हो गया है, बस अब मेंस की तैयारी मुझे करनी है। अफर्मेशन टेक्निक बताऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा अभी, जो मैं करता था, आज भी करता हूं मैं। तो अफर्मेशन पर बात कर ही लेते हैं। एफर्मेशन की वैसे बहुत सारी टेक्निक्स आपने पढ़ी होगी। मैंने एक बुक पढ़ी थी और उस बुक का जो पूरे का एसेंस था वो बता देता हूँ मैं। वो एकेडमी के दौरान ही पढ़ी थी, जब लबासना में थे हम, मसूरी में। वहाँ पे इतना टाइम मिल जाता है और खूबसूरत वादियों के अंदर किताब हाथ में ले करके बाहर बेंच पे बैठ के पढ़ने का एक नज़ारा ही कुछ और होता है। ज़्यादातर लोग उसको जीते भी हैं वहाँ पे। तालियां बजा लीजिए, मूड बन रहा है पीछे से। रोकना नहीं चाहिए मन के उद्गारों को, नहीं तो वो कुंठा बन जाते हैं, फिर वो जोर जोर से ऐसे मारेंगे। ठीक है, तो अफर्मेशन में एक चीज आपको बता दूं, जो आपके लिए अफर्मेटिव चीजें हैं, आपको 3-4 चीजें रोज करनी है। अफर्मेशन का नियम 2 ही बार लागू होता है पूरे दिन के अंदर, एक सुबह उठते ही और दूसरा रात को सोने से पहले। क्योंकि हमारी जो माइंड के 3 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जो हमारे सपने होते हैं वो सारे अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं,
और कॉन्शियस तो हम अभी बैठे ही हैं, और वो कहते हैं ना, थोड़े थोड़े जागे जागे से सोए सोए से, है ना। तो वो कब होता है? सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त। वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो जो अर्ध चेतन मस्तिष्क होता है वही हमारे अफर्मेशन के ऊपर कंट्रोल करता है कि उसके अंदर जो भी चीज़ें चली गई वो सारी की सारी चीज़ें रियल के अंदर क्या होती है हमारे सामने आने लगती हैं। रोंडा बर्न की बुक तो आपने पढ़ी होगी, द सीक्रेट, मूवी भी देखी होगी मेरे ख्याल से। उसमें है कि जो विचार हैं वो वास्तविकता बन जाते हैं, और उसका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का नियम है, वो ये कहता है कि जो चीज़ आप सोचते हैं वो आपको मिल जाती है। शाहरुख खान का डायलॉग भी सेम है, जिसे आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने की साजिश रचती है। तो वो चीज़ें सारी अफर्मेशन के ऊपर लागू होती है। एक तो आपको ये करना है कि मेरा पीटी भी क्लियर हो गया है। सब लोग पूछने आ रहे हैं मुझसे कि बताओ भैया पीटी कैसे क्लियर होता है, और मुख्य परीक्षा में इतने अच्छे अंक आए और सब पूछ रहे हैं कि यार मेंस में इतनी अच्छी राइटिंग स्किल कैसे लाई जाए, और इंटरव्यू के अंदर मेरे मार्क्स आ गए हैं 220। सब कहते हैं कि यार तुम्हारा इंटरव्यू कितना अच्छा है, और मैं लबासना के अंदर बिल्कुल ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और हमारी वीडियोस वगैरह देख लीजिए लबासना की थोड़ी सी, और आप अपने आप को उस बेंच के ऊपर बैठा हुआ महसूस करें। लेकिन हमेशा येस फॉर्म में रहना है, नो फॉर्म में कभी भी नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की खास बात होती है कि वो नहीं सुनता है। जैसे आप बोलेंगे वो नहीं सुनता नहीं है, पता है आपको। आप कहेंगे कि मुझे क्रोध नहीं आता, क्रोध नहीं आता, वो नहीं सुनेगा। मुझे क्रोध आता है, क्रोध आता है, क्रोध आता है, तो आपको एंगर और ज़्यादा आने लग जाएगा। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि मैं पीटी में फेल नहीं हुआ, तो वो नहीं सुनेगा। नहीं को काट दो, क्या होगा फिर? पीटी में फेल हो गया। तो आपको यस फॉर्म में रहना है, और पहली चीज़ क्या करनी है, मेरा पीटी मेंस इंटरव्यू क्लियर हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ। दूसरा, सारी की सारी शक्तियाँ हैं जितनी भी, वो किसी भी गॉड के रूप में हो सकती है, अल्लाह के रूप में हो सकती है, भगवान के रूप में हो सकती है, रब के रूप में हो सकती है। ठीक है, तो वो चीज़ें सारी की सारी क्या मेरे चारों ओर खड़ी है, और जब भी मैं पढ़ता हूँ या कोई अच्छी चीज़ का ध्यान करता हूँ तो वो सारी की सारी शक्तियाँ मेरे पास आती हैं और उन चीज़ों को मुझे धीरे धीरे देने लगती हैं। और तीसरी चीज़, आईएएस मैं बन चुका हूँ और इस जगह पे बैठा हूँ और मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ इतनी लंबी क्लास से, और आप तो इससे भी लंबी क्लास कर लीजिएगा। ये शायद 30 बाई 70-80 का होगा ना, आप कर लीजिएगा कि मैं 60 बाई 200 के रूम के अंदर बच्चे बैठे हैं और सारे बच्चे मुझे सुन रहे हैं। और चौथी चीज़ ये है कि मैं एक ईश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति हूँ। मेरे अंदर वो सब शक्तियाँ हैं जो एक आईएएस बनने के लिए चाहिए, और मैं वर्तमान में आईएएस हूँ और इस देश की सेवा कर रहा हूँ। ये 3-4 अफर्मेटिव चीज़ें लगातार आप करिए, आपको मैं पक्का कहता हूँ कि आधी चीज़ें आपकी सोल्व हो जाएंगी। क्योंकि मैं खुद 2012 से 15 तक ये 4 चीज़ें सोचता था, क्योंकि वो होती है ना, पूरी कायनात आपको मिलाने में साजिश रचती है। तो वो रियलिटी में आप जब आईएएस हैं तो वो ऐसा होगा कि आईएएस। और बराक ओबामा जी का तो आपको स्टेटमेंट याद ही होगा, यस आई कैन। वो रोज़ सुबह शाम यही बोलते थे, यस आई कैन, और हर मंच से बोलते थे। और उन्होंने उस मंच से इतना बोला कि बाद में वो खुद क्या बन गए, पहले अमेरिका के अश्वेत राष्ट्रपति बन गए। तो आईएएस बनना तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़े बड़े पायदान लांघे जा सकते हैं। कि बस बात यह है कि इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। और करना कब है? उठते ही 5 मिनट, चाहे सोते हुए या बैठ करके कर लीजिए, और सोते वक्त उसको सोचते सोचते ही आपको नींद आ जानी चाहिए। ये 2 काम आपको रोज़ करने हैं। कौन कौन करेगा कल से और आज रात से? और ठीक है। अभी तो कोई ऐसा नहीं है जो चला गया उस मोड में जिसको वापस बुलाना पड़े। रात में ही करना है भाई, रात और सुबह। बुद्ध का एक वाक्य था, महात्मा बुद्ध का, क्या था बताइए? याद है? देखो, आपको अपने दीपक खुद बनना है। आपो दीपो भव का मतलब है कि आपको बाहर से मोटिवेशन नहीं लेना। जैसे मेरे पास आए तो आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है 2-3 दिन के बाद वापस निराश हो गए, वापस एक और आईएएस अधिकारी आपको चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। आपको ये होना है कि मुझे आईएएस बनना है, तो उस वजह की, उस कारण की तलाश कीजिए कि मुझे आईएएस क्यों बनना है। मुझे अपने माँ बाप के सपनों को साकारित करना है, मुझे इस देश की सेवा करनी है, मुझे कुछ करके दिखाना है, और उन तानों को, उन आलोचनाओं को, और जो मेरे पर हंसते हैं उनको एक करारा जवाब देना है। इसके लिए मुझे बनना है।
बस जब वो वजह आपके जहन में, आपके मन में, आपके दिल में होगी तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड। तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। बाहर से एनर्जी मत लीजिए, आपके अंदर एनर्जी खूब है। और फिलोसफी में तो आता भी था कि हर व्यक्ति क्या है, अपने आप में एक कॉस्मोस है, ब्रह्मांड है। ठीक है, तो आप ब्रह्मांड हो तो आपके अंदर एनर्जी तो खूब है ना। तो आपको सेल्फ मोटिवेशन में रहना है, दूसरों से मोटिवेशन उतना ही लेना है जितनी आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो मेरे से भी उतना ही लीजिए जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। अगला सवाल है कि ग्रुप स्टडी की जा सकती है, फ़ायदेमंद है या नहीं? अगर हाँ तो कैसे, और कौन कौन से विषयों को हम बांट कर पढ़ सकते हैं? मुझे लगता है कि ग्रुप स्टडी का कोई विकल्प नहीं है दूसरा। चाहे आप इंटरनेट ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, लेक्चर ले लीजिए, सेल्फ स्टडी ले लीजिए, लेकिन ग्रुप स्टडी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो मेरे साथ जितने लोगों का ग्रुप रहा, मैं लकी रहा कि मैं उनके साथ पढ़ता रहा। और ग्रुप का फ़ायदा ये हुआ कि एक लेवल के लोग और एक आपके जो मेंटल लेवल के लोग आपको मिल जाते हैं ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत सहज हो जाती हैं। कि यदि आपको अच्छा ग्रुप मिल जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास, चूना के पास और शंकर के पास और अशोक और अजीत, पांचों के पास ज्योग्राफी थी। इसका फ़ायदा क्या था, एक व्यक्ति एग्रीकल्चर भूगोल तैयार कर रहा है, एक जो ये क्या नाम है, फिजिकल ज्योग्राफी तैयार कर रहा है, एक व्यक्ति अर्बन ज्योग्राफी तैयार कर रहा है, और एक व्यक्ति जो इंडियन ज्योग्राफी तैयार कर रहा है। तो सब ने अलग अलग करके इतने मोटे नोट्स बना दिए। और आपको पता होगा आज भी ज्योग्राफी के नोट्स की किल्लत रहती है काफ़ी, लेकिन हमने अपने खुद के नोट्स बनाए थे 2010-11 के अंदर, और इतने सारे नोट्स हो गए थे। सारे सब नोट्स लिए, उनके अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खुद के नोट्स, और इतना सहज हो गया बनाना कि 1-1.5 महीने के अंदर हमने सारे के सारे नोट्स तैयार कर दिए थे। और उसी मेहनत का नतीजा था कि 1 by 1 सभी IAS के अंदर क्लियर हो गए थे। एक सवाल नहीं है, ये आपके लिए थैंक यू सर है। मैं आदरणीय सर से काफ़ी प्रभावित हूँ। आपने मथुरा ब्लॉक छाता में काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं। थैंक यू सर। छाता में जो काम किया उसके बारे में बता देता हूँ। छाता में हमने तहसील को ISO सर्टिफाइड करवाया था अभी, और यूपी की 3rd तहसील थी अलीगढ़ और फिरोज़ाबाद के बाद। लेकिन मुख्यालय से बाहर ये पहली तहसील थी जिसको ISO करवाया गया, और बिना सरकारी खर्चे के CSR फंड और वॉलंटरी डोनेशन के द्वारा ये फर्स्ट ISO सर्टिफाइड तहसील है यूपी की, जिसे मैंने ISO सर्टिफाइड करवाया। और ऑनरेबल जो CM हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था इसमें अभी। निबंध लिखने का तरीका बता दीजिए कृष्ण। निबंध लिखने का तरीका बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि मुझे भी 3-4 साल में ये तरीका आया था। देखो, जब मुस्कुरा देता है ना, इसका मतलब उसको उस प्रश्न का उत्तर मिल गया है। देखिए, इतने कम समय में उसका आंसर तो नहीं बता सकते, लेकिन 2-4 पिन पॉइंटेड चीज़ें हैं, बुलेट पॉइंट्स के रूप में आपको मैं बता सकता हूँ। एक तो ये कि आप निबंध को प्रश्न उत्तर की तरह मत देखिए कभी भी। जैसे उन्होंने एक प्रश्न पूछा है और उसका उत्तर लिखना है हमें 2 पेज में, 3 पेज में, 4 पेज में, 5 पेज में। अभी कितने वर्ड्स का हो गया है निबंध? 1200 का ही है ना? ठीक है, तो 1200 वर्ड्स का एक उत्तर लिखना, उस रूप में कभी भी नहीं देखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जनरली निबंध को हम याद करके जाते हैं, है ना। बहुत सी आदत होती है, 10 निबंध तो याद कर ही लेते हैं कम से कम, जो आइडियली होते हैं। आपको याद नहीं करना है किसी भी निबंध को, केवल उसकी फॉर्मेटिंग ध्यान रखनी है कि शुरुआत के अंदर प्रस्तावना आएगी, उसके बाद यदि कोई कोट करना चाहते हो तो कोई कोटेशन आएगा, फिर उसका मेन पार्ट आएगा, मेन पार्ट के अंदर कॉज आएगा, फिर उसकी प्रॉब्लम आएगी, फिर समाधान आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा, फिर उससे करंट एस्पेक्ट से जोड़ना है। केवल आपको फॉर्मेटिंग को अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। याद करके कोई भी निबंध नहीं रखना। तीसरी और जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो आपको अपनी भाषा में, अपने फ्लो में, अपनी राइटिंग स्किल के अंदर उस ऐसे को लिखना है। कभी भी दूसरे की राइटिंग स्किल, दूसरे की भाषा, दूसरे का लहजा, दूसरे का जो लिखने का जो फ्लो है, उसे चुराना नहीं है कभी भी। हो सकता है मैं अच्छा लिख रहा हूँ, लेकिन आप मेरे से भी अच्छा लिख रहे हो, लेकिन मेरे को फॉलो करने के चक्कर में क्या होगा, आपका जो है खिचड़ी बन जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें खिचड़ी नहीं बनाना, अपना रखना है। और एक जो लास्ट चीज़ है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें लिखनी हैं जिनसे
उसके अंदर जो आपने एनालिसिस किया है वो क्या हो जाए, प्रूव हो जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हमारे टाइम में यूथ के ऊपर ऐसे आया था, तो वो था कि जो युवाओं को हम कहते हैं कि युवा देश के भविष्य हैं, लेकिन यदि आपने कोई आंकड़ा ही पेश नहीं किया, मतलब हमारे देश में कितने युवा हैं, कितने रोज़गार हैं, कितने बेरोज़गार हैं, कितने टेक्नोक्रेट हैं, कितने लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो यूथ हैं, और कितने यूथ हैं जो पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरे नेशन के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वो आंकड़ा नहीं है और आप केवल क्या कर रहे हो, भाषणबाजी कर रहे हो, तो उस भाषण को या उस विश्लेषण को मजबूत आधार नहीं मिल पाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप अपना पक्ष रखें तो उस पक्ष के साथ अपना जो तथ्य है, अपने जो फैक्ट एंड फिगर हैं वो ज़रूर रखें। और दूसरी चीज़ ये है, कभी भी शर्माए नहीं कि निबंध में मुझे क्या लिखना चाहिए या क्या नहीं लिखना चाहिए। आपको कोई मूवीज़ याद आ रही है, कोई भी मूवी याद आ रही है, उसको ऐसे में डाल दीजिए। चाहे सत्यमेव जयते सीरियल का कोई किस्सा याद आ रहा है वो डाल दीजिए। कोई 2-3 लाइन की कोई स्टोरी याद आ रही है, कोई एनेक्डोट याद आ रही है, कोई इंसिडेंट याद आ रहा है, वो भी उसके अंदर डाल दीजिए। कोई ड्रामा है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, जो कुछ भी आपको याद आ रहा है, कोई बुक आपने पढ़ी उसका कोई तथ्य याद आ रहा है तो वो उसके अंदर डाल दीजिए। आपका जो ऐसे है वो दूसरे से बहुत अलग हो जाएगा, और इतना अलग नहीं हो जाए कि उनको अलग अलग लगने लग जाए, लेकिन उस फ्लो के अंदर चीज़ें डालनी हैं ताकि आपके मार्क्स बढ़ जाएं। और लास्ट चीज़ आपके लिए, ऐसे के लिए एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, वो चीज़ें अभी से तैयार करनी शुरू कर दें। जो भी आप मूवी देखें तो आप देख लीजिए कि महिलाओं पर आधारित कौन कौन सी मूवीज़ थी, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही हैं, चाहे डोवरी की है या फीमेल फ्यूटिसाइड की है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है करंट के अंदर, तो वो सारी की सारी उनसे रिलेटेड मूवी कौन कौन सी है, उनसे रिलेटेड बुक कौन कौन सी है, उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री कौन कौन सी है, उनसे रिलेटेड कोई जैसे सत्यमेव जयते जैसा कोई सीरियल कोई शूट हुआ है तो वो कौन कौन सा है, वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और उसके लिए 10-20 पेज तैयार कर लीजिए, ताकि जैसे ही वो ऐसे आए उसके अंदर डाल दीजिए। अब इसमें आपकी एक समस्या शुरू हो जाएगी, जो मेरे साथ हुई कई बार। मैं जब सीरीज़ दे रहा था दृष्टि के अंदर और विज़न के अंदर, दोनों में देता था, मेंस की और ऐसे की, तो उसमें क्या होता था, उसके ऊपर गोला लगा देते थे कि ये तो काम की चीज़ नहीं है। अब मेरी आदत ख़राब थी, छूटती थोड़ी, एक बार ख़राब आदतें पड़ जाएं तो मैं तो मूवी या बुक का नाम ज़रूर डालता था उसमें, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे मार्क्स हमेशा ऐसे के अंदर, उस समय भी मेरे 141 मार्क्स आए थे 2010 के अंदर, जो मैंने फर्स्ट टाइम दिया था। और इस बार भी मेरे 100 कितने थे, याद है क्या आपको? भूल गया यार मैं तो, 140 या 45 के करीब मार्क्स थे। तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इसका मतलब ये है। चाहे आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को दे रहे हैं, उसमें उस चीज़ पर कोई गोला लगा रहा है कि ये चीज़ क्या है, गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कीजिए और चीज़ों को, तथ्यों को, उस जो भी बुक है या मूवी है, कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई धारावाहिक है, उसको उस तथ्यों के साथ में जोड़ दीजिए, फ्लो के अंदर जोड़ दीजिए, तो बड़ा अच्छा लगता है और एक यूनिक सा इम्प्रेशन पड़ेगा। उनको लगेगा कि यार हाँ, ये बच्चा कुछ अलग लिख रहा है, ये कुछ देखता भी है तो चीज़ों को उस नज़र से देखता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी तो कभी मौका मिलेगा तो कोई 3-4 घंटे की क्लास लेंगे, 1-2 ऐसे करवाएंगे बच्चों को। ठीक। एक सवाल है राइटिंग स्किल के बारे में, उत्तर लिखने का अभ्यास कैसे करें, राइटिंग स्किल को बेहतर कैसे बनाएं? राइटिंग स्किल में 2 चीज़ें हैं। एक, आप लिखते कैसे हैं, यानी बहुत ही ख़राब है। जैसे गांव में, जैसे मैं पढ़ा हुआ था तो मेरी लिखाई ऐसी थी कि मेरे खुद के अलावा कोई पढ़ नहीं पाता था, और अगले दिन तो मैं खुद भी नहीं पढ़ पाता था। तो इसके लिए मैंने एक काम किया था, अपनी बात हुई थी वहाँ पे भी, तो मैंने एक काम किया था, मैं सुलेख की कॉपी लेके आया था, जो बच्चों के लिए होती है ना, 1st, 2nd, 3rd के लिए। तो पहले तो मैंने अपनी राइटिंग वैसे सुधारी, तो मेरी अब काफ़ी अच्छी है, सुंदर लिखता हूँ मैं, सुलेख की तरह लिखता हूँ। और दूसरी चीज़ है, जो राइटिंग स्किल आपको सुधारनी है ना, इसके लिए जब मैं पढ़ाता था, क्योंकि मैंने लंबे समय तक पढ़ाया, मैं एक कॉपी लगाता था। कोई है जो मुझसे पढ़ा हुआ है यहाँ पे? अब वो तो चले गए बेचारे, सब बन गए, आधे से ज़्यादा RAS बन गए हैं। मेरे से पढ़े हुए काफ़ी लोग हैं, लगभग 35-40 बच्चे हैं जो RAS में है अभी, क्योंकि मैं भाटिया आश्रम में तो आज भी कंटिन्यू करता हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ राजस्थान में। तो
जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको एक कॉपी है वो लगा लीजिए, रामबाण। क्या नाम होगा? इसको किसी धर्म से रिलेटेड मत कर देना। रामबाण का मतलब होता है अचूक नुस्खा, जो दादी माँ के नुस्खे होते थे ना, वो है रामबाण का अर्थ है अचूक निशाने वाली चीज़। जब भी आप कोई मैगजीन पढ़ें, जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ें, जब भी आप किसी को यूट्यूब पर सुने या फेस टू फेस सुने, आप उसकी अच्छी लाइनों को, उसके अच्छे शब्दों को, उसके अच्छे फ्लो को उस रामबाण वाली बुक में लिख लें और उनको नियमित रूप से देखते रहें। आपने देखा होगा बहुत बार आप लाइन को अंडरलाइन करते हैं, चीज़ों को न्यूज़पेपर में अंडरलाइन करते हो ना बेटा, और उसमें क्या होता है कि वो यार बड़ी अच्छी लाइन थी, लेकिन अगले ही दिन यदि कोई पूछ ले तो वो लाइन हम भूल जाते हैं। अब से हमें ये नहीं करना। मैगजीन से, यूट्यूब से, न्यूज़पेपर से, फेस टू फेस इंटरेक्शन से, कहीं से भी कोई भी चीज़ चुराएं और उसको रामबाण में लिखें और उसका नियमित रूप से अध्ययन करते रहें, तो 3-4 साल के बाद आप बिल्कुल फ्लो में आ जाते हैं। वो बात कर रहा हूँ मैं कब की, जब हम केवल न्यूज़पेपर पढ़ते थे। अब तो इतना मसाला है, इतना मटेरियल है मार्केट के अंदर कि आप विद इन 6 मंथ ही आपको इतना सारा मटेरियल मिल जाएगा याद करने का, पढ़ने का, सीखने का, कि आप 6 महीने में ही अच्छी तैयारी कर लेंगे। आपको बात बताता हूँ, मैं जब पहली बार मंच पर आया था तो मेरे पैर थर-थर कांपने लगे थे और हेलो के अलावा मैंने कुछ नहीं बोला था। वो बात है जब मैं टीचर था। और उसके बाद जब पहली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था मेंस का, RAS का एग्ज़ाम दिया था, एक टेस्ट सीरीज चल रही थी जयपुर के अंदर, वो दी थी। और उस समय जो पेपर होते थे वो 200-200 नंबर के होते थे हमारे। अब तो शायद 1-2 का 200 का अब भी है, लेकिन 4 पेपर हो गए हैं। उस समय 2 ऑप्शनल भी होते थे, तो 400-400 के वो थे और बाकी 100-100 नंबर के थे। तो जब मैंने पहली बार वो दिया ना, उसमें मेरे मार्क्स आए 30% के करीब, और उन्होंने कहा कि आपकी राइटिंग स्किल सबसे ख़राब है। फिर मैंने कहा करें कैसे तैयारी। फिर जब 3-4 दोस्त हम एक साथ बैठते थे तो हम यही काम करते थे। और आज भी रामबाण की कॉपी पड़ी हुई है मेरे पास, जिसमें मेरा लिखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें, और आप कहेंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि वो काम की ज़्यादा नहीं रही होगी अब तक, लेकिन उनसे इनको एक वो मिल जाएगा, फ्लेवर मिल जाएगा कि किस तरह से हमें क्या है उसके साथ कंटिन्यू करना है। तो ये काम आप ज़रूर करिए। आपकी राइटिंग स्किल मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, स्टाम्प पेपर पे तो नहीं लिख के दूंगा, नहीं तो आप हर्जाना मांग लेंगे कोई। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि विद इन 4 to 6 मंथ आपकी राइटिंग स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगी। बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, सोचने का तरीका, सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एक सवाल है कि IAS के साथ साथ PCS एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। यदि मैं IAS का एग्ज़ाम डायरेक्ट देता ना, तो शायद आज से 4-5 साल पहले IAS बन जाता, क्योंकि दोनों का फ्लेवर ही अलग अलग होता। आप ध्यान रखिए, वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, इंटरव्यू का है, PT का है, आपने देखा होगा UP PCS, राजस्थान PCS, क्योंकि मैंने दोनों देखे हैं नज़दीक से, दिया नहीं हालांकि UP PCS, लेकिन दोनों मैंने देखे हैं। तो आपने देखा होगा वहाँ पर थोड़ा अलग ही तरीका है। वहाँ पे आपको लगेगा UPSC की तैयारी, हो सकता है UPSC की PT क्लियर हो जाए, वो क्लियर नहीं हो, और जिसकी वो क्लियर हो रही होगी उसकी UPSC की पक्का नहीं होगी। होता है ना ऐसे। वहाँ पे रटने का जो होता है ना मसाला, वो ज़्यादा होता है, और यहाँ समझने का मसाला ज़्यादा चाहिए, ये फ़र्क होता है। लेकिन यदि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल और केवल IAS की तैयारी करनी चाहिए। ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने की या नहीं की, लेकिन मैं मेरे छोटे भाई को और मेरी भतीजी को, दोनों को तैयारी करवा रहा हूँ, दोनों दिल्ली में हैं, और उनको केवल और केवल एक ही दे रखा है। मैंने कहा केवल किसकी तैयारी करनी है? IAS की। चाहे PT 1 बार नहीं हो, 2 बार नहीं हो, 3 बार नहीं हो, लेकिन तैयारी IAS की करनी है। PCS का फॉर्म ही नहीं भरने देता हूँ उनसे, ठीक है। लेकिन आपको लगने लग जाए कि 2-3 साल हो गए तैयारी करते हुए, और ज़्यादा नहीं तो बेटियों के साथ ज़्यादा समस्या आती है कि भाई शादी की उम्र हो गई, लोग क्या कहेंगे, अब तो छोरी का ब्याह कर दो, और ये वो, है ना। तो यदि उनको लगे कि 2-3 साल हो गए हैं और पहले कुछ न कुछ हासिल करना है, घर वालों को दिखाना है, घर वालों ने एक टारगेट दे दिया कि यदि 2 साल के बाद कुछ नहीं बनी तो तेरी शादी कर देंगे, तो फिर कुछ ना कुछ बन जाइए और उनको कहिए आपने वादा किया था ना कि कुछ ना कुछ बन जाओ तो 2-3 साल का टाइम और देंगे, तो फिर टाइम मिल जाएगा। तो यही बात इनके जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी लागू होती है। इसमें एक बात और पूछना चाहूँगा मैं कि जो लोग इकोनॉमिकली
बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है। वो बार बार ये सवाल आता है कि पहले कोई पीसीएस दे के जॉब सिक्योर कर लें, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, या वो यूपीएससी पर फोकस करें। ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। देखिए, इसमें 2 या 3 तरह की कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो ये कि आप यहाँ का खर्चा बिल्कुल भी नहीं चला पा रहे हैं, यानी आपके मम्मी पापा ऐसी सिचुएशन में हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनका खुद की रोजी रोटी चलती है, आपकी नहीं। तो मेरा मानना है कि आप कोई ना कोई एक जॉब देख लीजिए। वो दृष्टि के अंदर भी हो सकती है और दृष्टि के बाहर भी हो सकती है, ठीक है। और जॉब ऐसी कीजिए कि 4-5 घंटे की नौकरी हो। वो प्राइवेट भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है। गवर्नमेंट तो 8 घंटे करनी पड़ेगी, मजबूरी है आपको। और प्राइवेट यदि हो तो 4-5 घंटे कोई नौकरी देख लीजिए और पैरेलली स्टडी कीजिए। लेकिन यदि थोड़ी सी भी अफोर्डेबिलिटी है घर वालों की, घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि पूरा का पूरा अपना जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो कॉम्पिटेंसी है, आपकी जो क्षमता है, पूरे के पूरे का यूज़ यदि हम तैयारी में करेंगे तो कम टाइम के अंदर आपका जो आईएएस का एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाएगा। नहीं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। और तीसरी सिचुएशन वाले लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आराम से तैयारी करें, घर वाले पैसे भेजते ही रहते हैं। एक सवाल बार बार पूछा गया है कि पीटी से कितने माह पहले, कितने महीने पहले पीटी पर फोकस्ड हो जाना चाहिए, और पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ करने की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, मेंस की तैयारी करेंगे, पीटी की तैयारी अपने आप होती है, तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई दूसरा प्रश्न ही नहीं है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे जनरली जो भी तैयारी के लिए आता है दिल्ली में, वो शायद मई जून के महीने में आ जाता है ना, जून में, जुलाई में आ जाता है जनरली। अगस्त से लेट तो कम ही आते हैं तैयारी करने। और हमारे जैसे होते हैं जो ना इधर देखा ना उधर देखा, जब मूड हुआ तभी तैयारी के लिए आ गए, क्योंकि उस समय इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, इतना गाइडेंस भी नहीं होता था। और जैसे आजकल इंटरेक्शन चल रहा है ना आईएएस के साथ में, उस समय नहीं होता था इतना इंटरेक्शन। उस समय तो बड़ी मुश्किल से एक आईएएस के दर्शन होते थे, मनोज सर के दर्शन हुए थे महाराष्ट्र काडर वालों के, और हम तो उस समय अपने आप को धन्य समझते थे। मैंने कहा वाह भाई वाह, पूरे 4-5 साल में एक आईएएस के दर्शन हुए थे हमें उस समय, क्योंकि एक तो हिंदी मीडियम से सिलेक्ट कम होते थे और दूसरे इस तरह के इंटरेक्शन सेशन ज़्यादा नहीं होते थे। प्रश्न क्या था, याद आ गया। तो इसमें यह है कि आपको पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपने जून से तैयारी शुरू की, तो कम से कम फरवरी तक, क्योंकि एग्ज़ाम 3 जून को ही है, कम से कम फरवरी तक आपको केवल और केवल मेंस पर फोकस करना चाहिए। और इसके साथ में करंट रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए। मेंस में क्या पढ़ेंगे, वही तो पढ़ेंगे जो आप पीटी में पढ़ रहे हैं, बस एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होगा आपका, ठीक है, या ऐसे की तैयारी एक्स्ट्रा होगी। और फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, कम से कम 3 महीने मेरा मानना है कि आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए पीटी के ऊपर। और यदि आपका पीटी पहले से क्लियर हो रहा है, जैसे मेरे कुछ साथी हैं जो आज भी तैयारी कर रहे हैं, वो 1 से 1.5 महीना पढ़ते हैं। यदि आपका मैच्योरिटी लेवल वो आ गया है तो आप 1.5 महीना 2 महीना केवल तैयारी कर सकते हैं पीटी की। अदरवाइज पहले मेंस की पूरी तरह से तैयारी करके 3 महीने पीटी पर कंसंट्रेट कर लीजिए, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाता है, क्योंकि सारे कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गए हैं। अब आपको फैक्ट एंड फिगर्स ही याद रखने हैं। और उसके बाद में जैसे ही आपका पीटी क्लियर हुआ, फिर आपको 3 से 3.5 महीने मिलेंगे मेंस के। लेकिन जैसे ही मेंस का एग्ज़ाम हुआ, तुरंत आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी है। आपको किसी भी हालत में पीटी की तैयारी नहीं करनी। जैसे ही आप मेंस देंगे, उसके बाद में किसकी तैयारी शुरू करनी है, इंटरव्यू की। और इंटरव्यू सबसे क्रूशियल फेज होता है आईएएस का, मेन फेज होता है। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी विडंबना क्या है, कम से कम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ, कि वो तैयारी तब शुरू करते हैं जब उनको फरवरी के अंदर पता लग जाता है। फरवरी में आ रहा है ना रिजल्ट, या मार्च फर्स्ट वीक में आता है, करीब हाँ। तो जब वो मेंस का रिजल्ट आता है ना, उसके बाद शुरू करते हैं कि यार मेरा तो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गया। फिर 1 महीने में सोचते हैं कि क्या हॉबी, वो हॉबी नई होती है। फिर वो उस हॉबी के बारे में जैसे इंटरव्यू में पूछेंगे, आपके मार्क्स कम आएंगे। तो हॉबी रेगुलर एक तैयार कीजिए, अपना बायोडाटा तैयार कीजिए, और पहले मेंस, फिर पीटी, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू, इस तरह से आप तैयारी कीजिए। ये मेरा मानना है। ये जो आपने बात बताई कि पहले इंटरेक्शन बहुत कम होता था टॉपर्स के साथ, आईएएस आईपीएस के साथ, अब ज़्यादा होता है, तो इसका कोई फ़ायदा आपको समझ में आता है? मुझे तो बहुत लाभ समझ में आता है, इसका बहुत फ़ायदा है। इसके पीछे कारण है। अब कम से कम बच्चों को कुछ, जैसे ये प्रश्न है, हमारे पहले ये प्रश्न अनुत्तरित रहते थे, कोई प्रश्न का उत्तर देने वाला ही नहीं था। और जो देने वाले होते थे वो चाय की चुस्कियों के साथ, यहाँ पे मुखर्जी नगर में जो है ना पीछे चाय वाला, बत्रा के पास में इस साइड में जो बैठता है, वो देते थे।
और वो इन प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक ही देते थे। पहले तो आईएएस के बारे में कहते थे कि यार ये जो एग्ज़ाम लेते हैं ना, ये सारे बायस्ड होते हैं, हिंदी मीडियम को तो सिलेक्ट नहीं करते हैं, केवल इंग्लिश मीडियम को करते हैं। और जब कोई इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता था, वो कहते कि तो वो इंटरव्यूअर था ना, वो बायस्ड था, ठीक है। और जब इंटरव्यूअर भी अच्छा होगा, सबको अच्छा मार्क्स दे रहा होगा और उसके खराब मार्क्स आए होंगे, तब वो क्या कहेगा पता है कि यार ये जो यूपीएससी है ना, इसका एग्ज़ाम ही खराब होता है, तैयारी नहीं करनी चाहिए, इसके अच्छा तो पीसीएस की तैयारी कर लेते, कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि हमें किसी भी चीज़ से बायस नहीं रहना है, और जो भी आपको बताए, जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे एज इट इज़ फॉलो करना है। मैंने जो चीज़ें बताई उसमें से जो आपको अच्छी लगी कि भाई ये चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हो सकती हैं, क्योंकि आपके पास इंटरेक्शन के लिए अब अनेक आईएएस ऑफिसर आते हैं और विकास सर के मार्गदर्शन में बहुत से लोग बने हैं। मैं उनमें से एक बहुत ही छोटा सा अधिकारी हूँ। बहुत से अधिकारी होंगे, उनके मेरे ख्याल से अब संख्या 3-4 हज़ार भी क्रॉस कर गई होगी अब तक, तो मुझे जो लगता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सर इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ से जो अच्छी चीज़ मिले ना, उसको फॉलो ज़रूर करना बेटा, बस ये चीज़ है। हमारी आदत क्या है पता है, हम सुन लेते हैं, हमें अच्छी भी लगती है, वो याद भी रहती है, लेकिन कभी भी उसको फॉलो नहीं करते हैं। और फॉलो करने का बेस्ट तरीका है, जो रामबाण की कॉपी लगाई है ना, जो रजिस्टर आप लगाएंगे, आज से लगाएंगे तो आस पड़ोस वाले रजिस्टर वाले की बिक्री बढ़ने वाली है फिर आज, ठीक है। तो वो जब आप लगाएं, उसके अंदर कम से कम लास्ट के 2-3 पेज के अंदर वो लिखिए किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे एक तो डेली करंट को पढ़ना ही पढ़ना है 1.5 से 2 घंटे। दूसरा, राइटिंग स्किल के लिए हर जगह से 15-20 मिनट के लिए रामबाण की कॉपी के अंदर अच्छी अच्छी लाइनें, अच्छे अच्छे कोटेशंस, अच्छी अच्छी कोई इश्यूज़ के ऊपर कोई बात कही हो, अच्छा एनालिसिस हो, वो उसके अंदर हमें लिखना है। तो ये चीज़ें आप रेगुलर करिए, हर व्यक्ति की अच्छी चीज़ों को फॉलो करिए। यदि आपने सभी आईएएस अधिकारी या आईआरएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी या अन्य किसी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की अच्छी अच्छी चीज़ों को फॉलो किया, तो आप क्या हो जाएंगे, बहुत 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 अच्छे हो जाएंगे। और फिर आप आराम से एग्ज़ाम को टॉप भी कर सकते हैं। क्लियर करने की बात तो फिर बहुत दूर की बात हो जाएगी, दूर की कौड़ी हो जाएगी। आप उसको क्या करेंगे, बिल्कुल मेरिटोरियस टॉप 10 के अंदर आएंगे, फिर ये गारंटी है। लेकिन आपको उनको फॉलो करना होगा, केवल इस कान से सुना और इससे नहीं निकालना। और यहाँ पे कुछ साथी तो हैं, वो इस कान से सुनेंगे और इसी से ही निकाल देंगे। सर, जैसे हमारा एक जैसे दृष्टि का बैच चल रहा है, उसकी एक नोट्स तैयार होते हैं, तो एक क्या है, जैसे हमने किसी किताब को पढ़ा या किसी सोर्स से किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ भी नोट्स बनानी चाहिए क्या है, या एक ही कोचिंग के नोट्स पे डिपेंड हो सकते हैं सिलेक्टेड? बेटा मेरा मानना है कि नोट्स तो बनाने नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए नहीं, केवल ज्योग्राफी के बनाए थे, उसके अलावा कोई नहीं। हमें बनानी चाहिए सिनोप्सिस। सिनोप्सिस का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स, बुलेट पॉइंट्स के अंदर। आप में से 90% लोग नोट्स बनाते हैं, और जो 90% बनाते हैं उनमें से 100% कोई उसको दोबारा पूरा नहीं पढ़ पाता है। होता है नहीं होता है? ये मेरे साथ शुरुआती दौर में ऐसे ही होता था। इसलिए आप हर चीज़ का सिनोप्सिस बनाइए। जैसे कोई इशू है, अभी जैसे सीरिया के ऊपर हमला किया है, तो आपको बुलेट पॉइंट्स के अंदर 5 फेवर के अंदर, 5 उसके अगेंस्ट क्या है, और 2 लाइन में कंक्लूजन, बस 1 पेज का बनाइए। पढ़िए पूरा इशू, सुनिए पूरा इशू। दृष्टि के अंदर जो भी बहस होती है, जो इशू के ऊपर बात होती है, पूरा सुन लीजिए। लल्लन टॉप भी सुन लीजिए चाहे, ठीक है। लेकिन नहीं, लल्लन टॉप में तो वो लल्लन टॉप जैसा ही मिलेगा, फिर यूपीएससी फ्लेवर नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ से चीज़ें आपको भाषा बड़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि सौरभ द्विवेदी जी की जो भाषा है वो बिल्कुल विकास सर से मैच खाती है। बड़ी अच्छी भाषा में बोलते हैं वो भी। अभी सर मेरे से बात कर रहे थे कि कैसे हीरो ठीक हो, कि फिर मैंने कहा सर हीरो तो आप हैं, कि हम तो साइड के हीरो हैं। मैं कहा नहीं सर, आपने गलत कहा, आप एटर्नल हीरो हैं, हम तो 2015 के हीरो, अब तो पुराने हो गए। आप शाश्वत क्या हैं, नायक हैं, लंबे समय से लगातार जुटे हुए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इंटरव्यू में एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, वाई यू वांट टू बी एन आईएएस और पीसीएस ऑफिसर। इसका जवाब क्या देना चाहिए? देखिए, एक जवाब तो जो सब देते हैं वो बता देता हूँ मैं, और दूसरा जो मैं इंटरव्यू की क्लासेस जब लेने आता हूँ, जो सिखाता हूँ, वो भी बताऊँगा। एक तो ये देते हैं कि सर जो आईएएस जो अधिकारी होता है, उसका जो मंच होता है, उसका जो कैनवास होता है, वो बहुत बड़ा होता है।
उसके पास बहुत सारी चुनौतियाँ होती है, उसके पास प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होती है, सेवा करने का मौका होता है, तो हम IAS बनना चाहते हैं, यही कहते हैं जनरली। तो वो कहें, वो सीधा जवाब होता है कि यार सेवा तो बहुत बढ़िया, NGO खोल के भी कर सकते हैं आप, या आप टीचर बन के इससे भी ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चों के जीवन को परिवर्तित करेंगे, लेकिन आप IAS ही क्यों बनना चाहते हैं? तो मेरा मानना है कि आपको कोई ना कोई इंसिडेंट बताना होगा उसके अंदर जुड़ा हुआ, कोई ना कोई छोटी सी एनेक्डोट या कहानी बता दीजिए। कैसे? जो मैंने बताई थी वो बता रहा हूँ, हालांकि मेरे से पूछा नहीं था, केवल मॉक इंटरव्यूज़ में पूछा था मेन इंटरव्यू मुझसे ये प्रश्न कभी नहीं पूछा गया कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं। हाँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, और वो मेरे फेसबुक उसके ऊपर भी है, FB पे भी डाला हुआ है मेरा पुराना। आजकल तो क्या टाइम नहीं मिल पाता है, तो FB पे मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रहता हूँ, 3-4 महीने में एक दिन आ जाते हैं। तो आपको क्या जवाब देना है? कोई भी एक इंसिडेंट जो आपसे वास्तव में रिलेट करता हो उसको आप बताइए। जैसे मैंने क्या बताया था, क्या तैयारी कर रही थी सर, जब मैं पहली बार, जब मैं श्री कर्णपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का, जब मैं वहाँ SDM साहब के पास गया, और ये रियल इंसिडेंट है, मेरा डेपुटेशन हुआ था तहसील में, मैं टीचर था, गवर्नमेंट टीचर था उस समय, और जब डेपुटेशन हुआ तो मैं SDM साहब को देखते ही रह गया। उसका कारण था एक, पहली चीज़ तो बिल्कुल नए नए थे, जैसे अब हमारे पास कोई भी आता ना, अब हमें देखते रहता कि यार वाह यार, इतनी छोटी सी उम्र में, या हालांकि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है थोड़ी, लेकिन उनके लिए वो छोटी उम्र ही है। एक 50-60 साल का जब बुजुर्ग देखता है या कोई और बच्चा आके देखता है, उसे लगता है यार देखो बिल्कुल यंग IAS ऑफिसर हैं और यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उनको देखा, तो जो आदमी आ रहे थे, कोई रोता हुआ आ रहा था, किसी को कोई काम था, SDM साहब किसी को फ़ोन लगा रहे थे, किसी को कह रहे थे भाई इसका काम तुरंत करो, इसका ये क्यों नहीं बना, इसका ये क्यों नहीं हुआ, दूसरे अधिकारियों को बुला रहे थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये अधिकारी एक ऐसा अधिकारी है जो तुरंत सभी की समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसी तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अपनी फैमिली में, आपके पापा हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई नियर या फार रिलेटिव हो सकते हैं, या आपका कोई दोस्त हो सकते हैं, दोस्त के भाई हो सकते हैं, और छाता वाले तो मेरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, श्री गंगानगर वाले भी मेरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पे एक अधिकारी आए थे, उन्होंने ये कार्य किया तो इस तरह से प्रभावित हुए। जैसे अभी काम कर रहे हैं, तो अभी क्या होता है कि आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ मैं छाता का। एक बुजुर्ग लेडी आई, उसकी ज़मीन के ऊपर कब्जा था, आपको पता कब्जा बहुत होता है वहाँ पे ज़मीन पर। वो कह रही है बेटा पिछले 5 साल से मैं घूम रही हूँ, शिकायतें करती करती थक गई, लेकिन मेरा कब्जा नहीं हटा। अब वो तीसरे दिन आई थी जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, 12 अक्टूबर को पोस्टिंग थी, 14-15 को मिलने आई थी। मेरी आदत इतनी ख़राब है कि मैं संडे को भी ऑफिस में जाता हूँ, संडे को कम से कम एक चक्कर लगा के तो आ ही जाता हूँ कि एक बार घूम के आ जाते हैं, चाहे 2 घंटे चले जाएँ, 4 घंटे चले जाएँ। तो वो लेडी मिल गई, मैंने कहा भैया तेरा मैं समाधान करूँगा। मेरी आदत क्या है, जो भी आता है उसको माता जी या बाबा या भाई बहन जी जो भी होता है वो बोलते हैं उनको। इससे क्या है कि इससे आम जनता से आपका जुड़ाव जल्दी होता है, अंतर्मन से जुड़ाव हो जाता है। और आजकल तो मैं कान्हा की भूमि में रहते हैं तो प्रभु प्रभु भी कहने लग गए हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो जब मैं उनके पास गया तो मैं तुरंत वहाँ पे गया मौके के ऊपर, और जा कर के देखा कि कुछ धींगरा किस्म के लोग थे। धींगरा किसे कहते हैं पता है? धींगरा जाति नहीं है या गोत्र नहीं है, धींगरा का मतलब होता है दबंग, लोकल ब्रज भाषा में उसको धींगरा कहते हैं। जो धींगरा लोग थे उन्होंने कब्जाया हुआ था, और मैं गया और मेरे जाने के बाद उन्होंने क्या है कि पूरी तरह से कि हम काम नहीं करने देंगे, ना जेसीबी चलने देंगे ना कोई बात। मैंने फोर्स को बुलाया, पुलिस फोर्स को, सभी को दूर हटाया और मौके से लगभग 4-5 घंटे लगे उस कब्जे को दूर किया। अब आप मानेंगे नहीं, बूढ़ी माई है जो, वो जब भी जाती है ना वहाँ पे, बाहर भी कहीं जाती है तो तहसील में से होकर के, मैं कि मैया क्यों आई है, कि आशीर्वाद देने आई हूँ और टॉफ़ी खाने आई हूँ। क्योंकि वो क्या खिलाती है, मैं क्या खिलाता हूँ उसको, हमेशा टॉफ़ी ज़रूर खिलाता हूँ। मैं जो भी आता है मेरे ऑफिस के अंदर, चाहे कोई जनता, जब जन सुनवाई होती है सुबह सुबह, हर आदमी मेरे यहाँ से टॉफ़ी खा के जाता है। एक टॉफ़ी कंपलसरी है, सबको मैं खिलाता हूँ मेरी ओर से, ठीक, इससे वो खुश होकर चला जाता है। और आजकल तो एक नई चीज़ और कहने लगा है, यदि SDM साहब ने टॉफ़ी खिला दी ना तो आपका काम हो जाएगा, देख लेना।
लेकिन मैं इतना प्रॉमिस नहीं करता हूँ। मैं तो इतनी कोशिश करता हूँ कि जो आपका नियमानुसार कार्य है वो नियमों के अंतर्गत तो मैं करूँगा। यदि नियमों से परे या मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, ये मैं स्पष्ट कह देता हूँ। पर मैं टॉफ़ी खिला के ज़रूर भेजता हूँ। तो आप इस तरह कोई ना कोई उदाहरण दे करके आप उस प्रश्न का उत्तर देना, आपका प्रश्न ज़्यादा प्रभावी होगा और उस प्रश्न का उत्तर दूसरे से यूनिक हो जाएगा। ये और इसी प्रश्न के उत्तर के अंदर सब कुछ सिमट के आ जाएगा। प्रतिष्ठा, पावर, ठीक है, उसके बाद में काम का दायरा, समस्या का समाधान, चुनौतियाँ, सब चीज़ें इसके अंदर क्या हो गई, एक छोटी सी स्टोरी में इन्वॉल्व हो गई। लेकिन आपको काम करना है कि ये स्टोरी आपको बहुत बड़ी नहीं सुनानी वहाँ पे, ठीक है, 1 या 1.5 मिनट में पूरी हो जाए, विदिन 1 मिनट हो जाए तो बेस्ट है। तो इस तरह की स्टोरी को आपको धीरे धीरे उसको क्या करना पड़ेगा, गागर में सागर के रूप में बनाना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे ही देना। बाकी तो मैंने कहा ना, आप स्वतंत्र है अपने उत्तर देने के लिए, लेकिन इस प्रश्न के लिए मैं कहूँगा कि आप परतंत्र रहिए, जो मैंने कहा है वही उत्तर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका प्रभाव मैंने काफ़ी पॉजिटिव देखा। एक सवाल है कि एनसीईआरटी की किताब पढ़ें या ना पढ़ें, ये बहुत कॉमन सवाल है, हर बार रहता है। अवश्य पढ़ें, और मेरे पास तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो केवल एनसीईआरटी किताब से भी बन गए लोग। जीएस उन्होंने एनसीईआरटी के अलावा कभी नहीं पढ़ा। मेरा दोस्त है मदन मोहन मीना और उनकी वाइफ, वो मदन हमेशा ही कहता था कि मैंने केवल एनसीईआरटी से जीएस तैयार किया, बाकी किसी किताब को नहीं पढ़ा। तो एनसीईआरटी की सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता आपको? ऐसे समझाते हैं जैसे किसी बच्चे को समझा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए लिखी होती है। तो इसलिए वही सहज भाषा आपकी लेखन शैली में, आपकी भाषण शैली के अंदर, आपकी सोचने की शैली में उतर जाए, इसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में स्वयं के नोट्स तैयार कीजिए। मेरा मानना है कि एनसीईआरटी के नोट्स कम से कम आपको खुद के तैयार होने चाहिए। नोट्स बुलेट पॉइंट में बोला है मैंने, यानी कि सिनोप्सिस के रूप में तैयार करने, फिर आप एनसीईआरटी को रख दीजिए। फिर जब भी कोई एग्जाम हो, जैसे उससे पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर उन बुलेट पॉइंट्स को पढ़ लीजिए और उसको रख दीजिए। इससे आपकी भाषा में क्या होगा, परिमार्जन होगा, सहजता आ जाएगी, सुधार होगा। इसी सवाल में आगे है, योजना और कुरुक्षेत्र को किस तरह से ध्यान में रखें या कैसे मैनेज करें? योजना और कुरुक्षेत्र तो 2-2 घंटे का है मैटर, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। आपको पता होगा योजना में फिर भी आपको लगता है कि एक आर्टिकल आता है तो 3-4 घंटे लगते हैं, बाकी कुरुक्षेत्र से 2 घंटे से ज़्यादा की नहीं है। लेकिन पढ़नी ज़रूर चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसे या मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, या इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होते हैं, वो डायरेक्ट उसी से उठ के आ जाते हैं। मेरे टाइम में तो ऐसा होता था कि उनसे उठ करके एक आधी चीज़ तो आ जाती थी, अब भी आती है ना, अभी मेंस वगैरह में। अब होता है ना ऐसे, जैसे योजना से डायरेक्ट उठ के कुछ आ रहा है, तो ऐसे अब भी होता होगा, क्योंकि वो बिल्कुल ऑफिशियल गवर्नमेंट की है। और एक पीआईबी का ज़रूर ध्यान रखें थोड़ा। पीआईबी पढ़ते हैं आप, देखते हैं उसके ऊपर, बड़े अच्छे, कई बार भाषण बहुत अच्छे आते हैं उसके ऊपर। परीक्षा देने के बाद ऐसी कौन सी कमी थी जिसे आपको लगा हो कि इसे परीक्षा के पहले पढ़ लेना चाहिए था या कर लेना चाहिए था पूरा? जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था ना 4 जुलाई को, उस दिन भी मैं मंदिर में बैठा था एक्चुअली और उस दिन ये सोच रहा था, यार काश ये पढ़ लेता तो मेरा आईएएस में हो जाता। और आईएएस का रिजल्ट आया और मैं आईएएस बन भी गया, और तो भी सोच रहा था यार ये पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप कंप्लीट कभी नहीं होते हैं। आप ये सोचें कि हम बिल्कुल 100% तैयारी करके जाएं, वो कभी भी नहीं होती है। जितनी भी आपकी तैयारी है उसमें पूर्णता होनी चाहिए, उसका पूरा रिवीजन होना चाहिए, उसके प्रति आपकी समझ होनी चाहिए। 100% आप कभी नहीं कर पाएंगे और आप आईएएस भी बन जाएंगे। और आईएएस बनने के बाद भी आपको क्या होगा पता है, ये लगेगा यार काश वो पढ़ लेता मैं, तो मेरे और अच्छे मार्क्स आ जाते। ठीक है, तो आप आईएएस भी बन जाएंगे तो भी तैयारी पूरी नहीं होगी। इसलिए ये इस तनाव में कभी नहीं रहना, किसी भी हालत में, चाहे कोई कुछ भी कहे आपको। जैसे उस बच्चे को कह रहे थे कि भाई नौकरी साथ करोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कोई कुछ भी कहे, आप अपनी ओर से अपनी बेस्ट तैयारी कीजिए। जो मैंने 5 सब्जेक्ट और करंट बताया उन पर पूरा फोकस रखिए। उसके बाद साइंस या कल्चर या जो भी एंशिएंट मेडाइवल हिस्ट्री या जो भी आपको तैयारी करनी है एक्स्ट्रा और कर लीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 60-70% यदि आपकी तैयारी है, 80% आपकी अच्छी तैयारी है, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। एक सवाल है कि 2020, 21, 19 जो आगे के लिए लोग सोच रहे हैं, वो अभी से क्या करें, कैसे तैयारी करें? ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है। और साथ ही एक सवाल है कि जो क्लासेस कर रहे हैं लोग, वो अपनी पढ़ाई को क्लासेस के साथ साथ कैसे पूरा करें,
उसमें भी बहुत सारे नोट्स मिलते हैं संस्थान की तरफ से भी। जब आप कोचिंग करें तो आपको केवल एक ही काम करना है, केवल जो क्लास नोट्स पढ़ रहे हो आप, उनको ढंग से घर पे आके 1 से 2 बार पढ़ें, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ें। करंट की जो बुक है, जो मैगज़ीन मिलती है, जैसे करंट अफेयर्स टुडे है, आपको बात बताऊं, बाकी मैं मैगज़ीन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज जिस लेवल की ये मैगज़ीन आती है, ये बैठे हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे दृष्टि में बैठा हूँ मैं बोल रहा हूँ, रियल के अंदर आप कंपैरिजन कर लीजिए हिंदी की किसी भी मैगज़ीन से, जो पूर्व के अंदर बेहतरीन सोचते थे लोग, उनसे बहुत ही बेहतर मैगज़ीन है। तो एक मैगज़ीन, एक न्यूज़पेपर और कुछ करंट का जो ऑनलाइन एनालिसिस है, उसके साथ साथ में केवल कोचिंग की तैयारी कीजिए, नई चीज़ कुछ मत पढ़िए, मेरा ये मानना है। नहीं तो आपके साथ होगा क्या पता है, वो है ना एक माया मिली न राम वाला, क्या था श्लोक, हाँ, दुविधा में दोऊ गए माया मिली न राम, तो वो वाली होगी आपके साथ। तो आप न ये पूरा पढ़ पाएंगे न वो पूरा पढ़ पाएंगे। उसी सवाल का अगला चरण है कि नहीं, उसका पहला सवाल क्या था? पहला तो ये था कि जो लोग 2020-2021 में देना चाहते हैं वो अभी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या करें अभी तो वो बहुत देरी हो गई है उन लोगों को, उनको कम से कम 10 साल पहले तैयारी शुरू करनी चाहिए थी। ऐसा जोक आजकल आता है ना, पढ़ा होगा आपने ऐसा जोक ही। देखिए जो 2020-21 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बिना किसी तनाव के, कोई किसी से मतलब नहीं है, बिल्कुल मस्ती से तैयारी कीजिए। जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसको घर पे आके रिवीजन कीजिए और मस्ती से 8-10 घंटे पढ़िए, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है 15-15 घंटे वाला, ठीक है। आपको 8-10 घंटे बिल्कुल नॉर्मल वे में पढ़ना है, जो कोचिंग में पढ़े वही पढ़ना है, बाकी नहीं। क्योंकि अभी कितने साल पढ़े हैं, 2-3 साल पढ़े हैं आराम से, तब तक आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे और बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो जाएंगी। तो आप बेसिक जो कंसेप्ट हैं, बेसिक्स हैं, जो NCERT और बेसिक बुक्स हैं, वो सारी की सारी तैयार कर लें, बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे चेंज होती रहेंगी। पीटी में एक चीज़ और याद आई मुझे, वो ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप करंट को पिछले 6 महीने तक सीमित मत रखिएगा बेटा, ये ज़रूर ध्यान रखना। हमारी आदत क्या ख़राब हो गई है, क्योंकि मैंने पिछली बार का एग्ज़ाम देखा, उससे पिछली बार का, आपको 2 साल का करंट कम से कम ध्यान रखना होगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। 2 साल तक की मैगज़ीन संभाल के रखिए, और उससे पहले के भी इशू, बहुत अच्छा इशू रहा हो, उसके अपने नोट्स तैयार होने चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा यूपीएससी आजकल क्या करने लगे, 3 साल पहले जो चीज़ बिल्कुल चर्चा में थी उसको आज पूछ रही है पीटी के अंदर। पिछली बार हुआ था ना, 5-6 प्रश्न ऐसे थे जो इस तरह के आए थे। तो 2 साल का करंट आपको तैयार करना है इस बार। क्लास ख़त्म होने के बाद एक बड़ा सवाल हो जाता है कि रिवीजन किस तरीके से, किस मोड में रखें कि कुछ छूटे ना। देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखना, क्लास खत्म होने के बाद आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं कि हम हमारी दिनचर्या को किस तरह से ढालें। हमारी दिनचर्या हमारे हिसाब से व्यवस्थित होती है। इसमें एक चीज़ को ज़रूर इंक्लूड करना आपको, वो है टेस्ट सीरीज़। आप पैरेलल पीटी मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज़ शुरू कर दो, दोनों की ही चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेंस की कर दी और पीटी की नहीं की, दोनों आजकल चलती है ना लगातार से, तो दोनों पैरेलल आप शुरू कीजिए। और एक बार कोचिंग लेने के बाद दोबारा कोचिंग में बिल्कुल मत जाना। मुझे सबसे ख़राब लगता है कि मुझे यार इस कोचिंग में ये समझ नहीं आया, चाहे कहीं पर भी आप पढ़ते हो, लेकिन दोबारा मत जाना किसी भी हालत में। क्योंकि जैसे ही दूसरी जगह आप गए, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले वाले ये पढ़ा रहे थे, अब ये पढ़ा रहे हैं। और हमारी आदत कितनी ख़राब होती है, यहाँ इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं कराई, वहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, यहाँ ज्योग्राफी अच्छी नहीं कराई, वहाँ ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आपको सेल्फ स्टडी भी तो करना है। आपको एग्जाम में कौन बताएगा भैया, कोई नहीं बताने वाला, पीछे से कोई बताने तो आएगा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर ये लिखना है, आपको खुद अपने आप को क्या करना होगा, इंडिपेंडेंट रखना होगा, सेल्फ सस्टेन रखना होगा, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो एक बार कोचिंग करने के बाद जुड़े रहने का एकमात्र तरीका क्या है, बढ़िया तरीका, बेस्ट है, पीटी और मेंस दोनों की लगातार टेस्ट सीरीज जारी रखनी। कौन कौन करेगा पीटी मेंस की टेस्ट सीरीज लगातार? और चेक यहाँ होने के बाद एक दूसरे को दिखानी है, चेक करवानी है। क्योंकि जो दोस्त होता है ना, वही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मेरे से ज़्यादा मार्क्स आए तेरे, देख ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है। तो इससे क्या होगा, आपकी गलतियाँ और ज़्यादा निकल के आएंगी, आप में और ज़्यादा सुधार होगा। और आपको बात बताऊं, 2012 के बाद हमने कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि उस समय सब छूट गया था सिलेक्शन होने के बाद। उसके बाद हम केवल टेस्ट सीरीज़ देते थे और आपस में इंटरेक्शन करते थे। तो आपको टेस्ट सीरीज़ और इंटरेक्शन करते रहे, बेस्ट वे है ये। और बाकी अब तो इतनी सुविधा हो गई है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल हो गया है। मेरे ख्याल से करंट का भी ऑनलाइन करने जा रहे हैं अभी आप। सब कुछ और सब कुछ हो गया ना, तो कुछ बचा ही नहीं है फिर तो।
अगर वेबसाइट और यूट्यूब दोनों को मिलाएं तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर अब करंट भी अफेयर्स भी काफ़ी है और आपके ट्रेडिशनल कंटेंट्स भी काफ़ी हैं। बस ये है कि आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कितना समय उस पर देना है और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए है, न कि उस पर ज़्यादा समय देकर कम। हम ऑडियो आर्टिकल जैसे प्रोग्राम देते हैं, उसका मकसद यही है कि आप उस समय उसको ज़्यादा सुने जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हों, कहीं आ जा रहे हों या फिर शाम को वॉक पर निकले हों, तो उसको ज़्यादा सुनना ठीक है, क्योंकि उस समय आप बेसिकली अपना कोई प्रोडक्टिव टाइम आपका नहीं है, तो उसको एक एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए और उसी में एक टॉपिक आपको समझ में आ जाता है। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ूंगा जी। क्योंकि हमने क्या किया था जब हम पढ़ते थे साथ में, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, सुबह जब आधा पौना घंटा गार्डन में घूमते थे तो हम कुछ ना कुछ मैटर था वो लेके चले जाते थे करंट का, और वहाँ घूमते घूमते इंटरेक्ट करते, और वो जो प्रोडक्टिविटी थी वो ज़्यादा क्वालिटेटिव आती थी, क्योंकि बिल्कुल मस्ती के मोड में होते हो, घूमने के मोड में, उस समय जो भी आप चीज़ पढ़ते हो या सुनते हो वो आपको याद हो जाती है। तो इसी समय एक चीज़ और जो मैं एक्स्ट्रा करता था, आप जाएं कहीं पर भी, आजकल तो बढ़िया ईयरफोन है सबके पास, स्मार्टफोन भी बढ़िया है और जियो ने सब कुछ फ्री कर ही दिया है, ठीक है। तो आप क्या करें, कुछ चीज़ें पहले डाउनलोड कर लें, 5-7 चीज़ें डाउनलोड करके रखें, तो कई बार रास्ते में नेटवर्क अच्छा नहीं है या वो भी होता है, तो वो चीज़ जैसे इन्होंने कहा लगातार सुनते रहें। एक सवाल इसमें था अभी जो लोगों ने पूछा कि प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद जो आपने कामकाज किया है, जो इनोवेटिव आइडियाज़ आप लेकर आए, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहें अगर। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी आप प्रशासनिक अधिकारी बने, भविष्य में आप सब बनेंगे, मेरी यही दुआ है, यही प्रार्थना है ईश्वर से, तो आप जो सिस्टम रन कर रहा है उस सिस्टम के साथ में एक पैरेलली कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज़ जरूर करें। आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं, एक जो मैंने ट्रेनिंग में हमारी कंचन वर्मा मैम हैं, IAS हैं, 2005 बैच, रंजन सर थे 2000 बैच, और अमित कुमार सिंह सर हैं 2011 बैच। ये 3 लोग, और एक कलानिधि नैथानी सर हैं 2010 बैच IPS ऑफिसर हैं। ये 4 लोगों ने मेरी ट्रेनिंग के अंदर मुझे पूरी तरह से ग्रूम किया, और इनसे मैंने कई अच्छी चीज़ें सीखी। उनको मैंने मिर्ज़ापुर में भी इम्प्लीमेंट किया और मथुरा में भी मैं सेम कर रहा हूँ। पहली चीज़, आप रेगुलर काम तो करें ही करेंगे, लेकिन आप जिस आवास में रह रहे हैं उस आवास को बहुत अच्छा तैयार कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अधिकारी आए उसके लिए वो बढ़िया बना रहे। और सरकार ने जो चीज़ बनाई है उसमें क्या हो, कुछ एनरिचमेंट हो जाए। दूसरा, अपना जो ऑफिस है उसको बेस्ट ऑफिस बना दीजिए। जैसे वहाँ पर मैंने क्या किया था, वहाँ पर मैंने महिला लेखपाल, आजकल नई पटवारी को लेखपाल बोलते हैं यूपी के अंदर, तो महिला लेखपालों के लिए मैंने अलग से कक्ष बनाए, अलग से शौचालय बनवाए, और चारों तहसील की 4 दीवारी कराई, वहाँ RO सिस्टम लगवाया वाटर का, उसके बाद में लोगों के लिए पूछताछ केंद्र बनाया। ये चीज़ें मैंने मिर्ज़ापुर में भी थोड़ी सी इंप्लीमेंट की थी। तो उससे क्या हुआ कि एक ऑफिस का लुक अच्छा सा दिखने लग जाता है और एक अच्छी सी फीलिंग आती है कोई भी एंटर करता है। और आप ऑफिस को अच्छा बना लीजिए। ऑफिस को अच्छा बनाने के लिए ISO का मैं आपको क्यों बताऊंगा, क्योंकि ISO क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, BSI होती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा ये ऑथेंटिसिटी मिलती है इसको। तो उससे क्या होता है, 15-20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए जो भी आपके प्रशासन में यूज़ के लिए आते हैं, उन सभी से आपका ऑफिस क्या हो जाता है, फिजिकल और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से लैस हो जाएगा। ठीक है, उससे फिर क्या होगा, कोई भी व्यक्ति आएगा उसके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा सहज हो जाती हैं। जैसे आप ISO का मैं आपको एक YouTube के ऊपर भी अभी डालूंगा, क्योंकि कल मेरा प्रेजेंटेशन है लखनऊ के अंदर, उसी के ऊपर जो मैंने काम किया था छाता के अंदर। तो उससे क्या होगा, आपका ऑफिस अच्छा अच्छा दिखने लग जाएगा। तो होता क्या है, हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन दिखता है वो थोड़े से काम के अंदर लोगों को दिखने लग जाता है। सिस्टम पैरेलली रन कर रहा है, उसके साथ में आपने क्या किया, आवास को अच्छा कर दिया और ऑफिस को अच्छा कर दिया। इसके साथ में कोई भी एक अच्छा सा काम उठा लीजिए, वो काम आप कंटिन्यू रखेंगे। जैसे आपने सफाई का उठाया, या मैं अभी एक फूड सेफ्टी प्लान बना रहा हूँ छाता के लिए, और दूसरा क्या कर रहा हूँ, जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट था 2012 का, उसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ रियलिटी के अंदर। यूपी में अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है कहीं पर। मेरा प्रयास ये है कि जो हमने 80 स्ट्रीट वेंडर्स को चुना, उनको बढ़िया सा रिक्शा रेडी देंगे
और उस पर अच्छी कलरिंग कराएंगे, अच्छा मजबूत 3-4-5 हज़ार रुपये का सामान उनको देंगे और हाइजेनिटी, क्वालिटी और ट्रेनिंग सब चीज़ें उनको सिखाएंगे कि किस तरह से आपको काम करना है। और ईश्वर की कृपा रही तो वो भी 2-3 महीने के अंदर निकल के बाहर आ जाएगा, हमारा जो प्लान है वास्तव में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मतलब ये है कि प्रशासन में रह के आपको केवल सिस्टम के साथ में नहीं चलना, सिस्टम से इतर या उससे हट के कुछ इनोवेटिव काम भी लगातार करते रहते हैं। जैसे ऑपरेशन स्माइल की बात हो रही थी सुबह, तो बच्चों के लिए वो भी किया जा सकता है। या आपको ऐसा लगता है कि जैसे कैलाश सत्यार्थी जी का जो आंदोलन है, बचपन बचाओ आंदोलन, उससे रिलेटेड जो मुहिम है, जो बच्चे हैं उनको बाल श्रम से निजात दिलाई जा सकती है। या आप कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ काम करना चाहते हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ काम करना चाहते हैं। और अभी हमने क्या किया कि वहाँ पे जैसे कई जगह पे हैं जो अलग अलग स्टेट से चोरी करके ट्रैक्टर वगैरह लेके आते थे या फ्रॉड करके लेके आते थे, उस पर भी मैंने कार्रवाई की थी। छाता में पता होगा, वो पूरे स्टेट के अंदर भी सबको पता चला था, नेशन वाइड भी वो गई थी। तो इस तरह से आप क्या है पैरेलली कुछ ना कुछ नया नया करते रहिए। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, प्रशासन के अंदर कभी भी कोई भी आपको कुछ भी कहे कि ये करो या ये मत करो, आपको जो सही लगे, जो आपके अंतर्मन की आवाज़ है, जो अंदर की आवाज़ है, वो आपको कहे, जो नेचुरल जस्टिस अलाउ करे और जो नियमों के अंतर्गत तो वो करिए। क्योंकि याद रखना कि करवा तो कोई भी काम लेगा, लेकिन बचाने के लिए फिर कोई नहीं आएगा। फिर जो कलम ने आपके लिख दिया उसी के आधार पे आप पे कार्रवाई होगी या आपको अच्छे कामों के लिए गिना जाएगा। एक बार बोल करके आप हो सकता है उनके हितैषी बन जाएं, लेकिन मौके पर जब मौका आता है, जहां हम फंसते हैं या जहां से हमारे गलत काम हो जाता है, तो फिर आपको बचाने के लिए कोई नहीं आता। इसलिए नियमों से परे कोई काम नहीं करना। और एक और बड़ी बात बताता हूँ मैं, जाते ही आपको लोभ लालच खूब मिलेगा, ठीक है? आप भ्रष्टाचार के दलदल में बिल्कुल मत फंसिएगा, ठीक है? क्योंकि जनरली मैं बड़ा ख़राब लगता है जब वो कहता है कि यार एसडीएम कितने कमाता है बताओ, वो तो मलाईदार पोस्ट है। इस तरह की चीज़ें आपको अखबारों में भी देखने को मिलती होंगी। लेकिन आपने देखा होगा जो ईमानदार व्यक्ति है ना, उसकी एक खास बात होती है, उसको जो मलाईदार पोस्ट की वो बात कर रहे हैं ना, उस वैसे अच्छे पद उसे जीवन भर मिलते रहेंगे। हो सकता है 2, 4, 5 साल, 8 साल, 10 साल शुरुआत में कष्टों का सामना करना पड़े, लेकिन एक समय के बाद हर सरकार को, हर जनप्रतिनिधि को, हमारे चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सबको ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, अच्छी सत्यनिष्ठा वाले, जिनकी इंटीग्रिटी किसी भी प्रकार से डाउटफुल नहीं हो, उन लोगों की ज़रूरत रहती है। तो आप हमेशा अच्छे पदों पर काबिज रहेंगे यदि आप ईमानदार रहते हैं तो। और यदि आप बेईमान रहते हैं तो आप, हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के समय तो आप अच्छे पद मिले, फिर जीवन भर के लिए आपको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाए या आप अच्छे काम कर ही नहीं पाए। और इसके बाद भी मैं फॉलो करता हूँ इस चीज़ को। जो छाता में रहते हैं वो तो जानते ही होंगे, जो सवाई माधोपुर में रहते होंगे उनको भी पता होगा, गंगानगर वालों को भी पता होगा यदि वो जुड़े हुए होंगे तो किसी भी रूप में। मैं इस चीज़ को रियल में फॉलो करता हूँ। और इसका फ़ायदा क्या होता है सबसे बड़ा पता है? एक समय के बाद सब जान जाते हैं कि यार ये आदमी है ना, इसको सही काम कहो तो होगा, गलत कहो तो नहीं होगा। न कोई आपसे नाराज़ होगा, न कोई आपका ट्रांसफ़र कराएगा, वो आपके साथ चलना क्या है सीख जाते हैं। और आपको प्रेम नहीं करना पद से। कुछ लोग होते हैं कि मुझे वेस्टर्न यूपी में रहना है, मुझे ईस्टर्न में नहीं रहना। इसी तरह से राजस्थान में के लोग हैं, वो कहेंगे भाई मैं जयपुर के आसपास मंडराता रहूँ, दूर नहीं जाऊँ, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको क्या है, बहुत सारे समझौते करने पड़ेंगे। तो प्रशासन के अंदर दबाव भी होंगे, समस्याएं भी आएंगी, लेकिन आपको एक तरह से बिल्कुल कंटिन्यू करना है। एक सवाल इस पर कि जो लोग किसी वजह से असफल रह जाते हैं, पीटी की ही परीक्षा में फर्स्ट गेट पर पास नहीं कर पाते हैं या फिर इंटरव्यू तक जाकर नहीं कर पाते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, उनके सामने सबसे बड़ा खतरा होता है डिप्रेशन में जाने का। कुछ दिनों तक वो डिरेल हो जाते हैं और कई बार ये जीवन तक के खतरे के लिए, इसके कई सारे अभी उदाहरण आए हैं हाल फिलहाल में। मैं सिर्फ इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि क्या इस बारे में आप कोई मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि वो कैसे खुद को हैंडल करें और कोई बहुत नकारात्मक कदम तो सोचे भी ना। देखिए, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना कि ये जो सफलता है ना, वो कोई एक एग्ज़ाम पास करना या ये चीज़ नहीं है। ये जो हमारा जीवन है ना, उसका एक पार्ट है
IAS इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ आपको बात बताऊं मैं, जो IAS की तैयारी हर किसी के मन में होती है। आप किसी भी एंकर से सुनेंगे, बड़े से बड़े आदमी से सुनेंगे, वो ये सोचेगा कि यार बचपन में मेरा सपना क्या था। क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी, मिडिल क्लास सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, अपर सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मिडिल क्लास सोसाइटी ही ऐसी है। वो सब क्या सोचते हैं, एक बार बच्चा SDM बने, डिप्टी SP बने, SSP बने, DM बने, ये बने, होता है ना ऐसा। लेकिन बहुत से लोग नहीं बन पाते। लेकिन वही लोग जब बात करते हैं कि यार मैंने ये सोचा था, वो उस IAS से, उस PCS से बहुत बड़े पद पर क्या होते हैं उस समय काबिज होते हैं। वो हो सकता है कोई कैबिनेट मंत्री हो उस समय कोई माननीय मुख्यमंत्री हो, या और किसी पद पे भी वो हो सकते हैं। लेकिन उस समय असफल नहीं हुए, वो सफल नहीं हुए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीवन आपका खत्म हो गया। तो आप ये सोचना है कि हम हमारा बेस्ट देंगे, हमारे अंदर जितनी भी क्षमता है, जितनी भी ऊर्जा है, जितना भी साहस है, उसी साहस के साथ प्रयास करेंगे और सफल होंगे। और जब सफल नहीं हो उसके बाद सोचेंगे कि हम क्या करें। अभी हमें केवल क्या सोचना है कि यस आई कैन, और वर्तमान में आप क्या हो, IAS हो, सुबह और शाम को। हम एकदम आखिरी पड़ाव पर हैं और मैं चाहता हूं कि जो वीडियो की आखिरी लाइन थी, कुछ पंक्तियां थी, अगर आपको याद हो तो उन्हीं पंक्तियों से इस सेमिनार को ख़त्म करेंगे। वो तो मैं बोलूँगा, पर उसके पहले कुछ और बोलूँगा मैं। बिल्कुल। देखिए मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी निरक्षर हैं, लेकिन वो शिक्षित हैं। आपने देखा होगा अभी थोड़ी बहुत हिंदी सीख रही हैं, तो आधी अधूरी हिंदी आती है। मम्मी ना एक बात कहती थी कि मेरी मम्मी ने पशु संभाले 2010 तक, क्योंकि हर किसी के घर में क्या है कि जो किसान फैमिली होगी तो पशु रखते ही रखते हैं। तो वो एक बात बताती थी जो आज भी मेरे जहन में है। वो ये कहती थी कि जो दूध होता है ना, उसी के अंदर एक ऐसी चीज छिपी होती है जो हमेशा के लिए बनी रहती है, वो कभी बिगड़ती नहीं है। आपको समझ नहीं आया होगा। दूध एक दिन में बिगड़ जाता है, आपको पता हो, यानी एक दिन में खराब हो जाता है। शाम तक, सुबह तक गर्म नहीं करो या टेट्रापैक वगैरह ढंग से नहीं है तो वो खराब हो जाएगा। यदि आप उसके अंदर एक बूंद डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, दही। वो एक दिन और चल जाएगा, तीसरे दिन वो भी खट्टा होने लगता है। और यदि उसका मक्खन बना लेंगे तो वो 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, जैसी भी उसकी पैकिंग है उतना चलेगा। लेकिन उसके बाद उसको और जब तपाते हैं तो क्या बन जाता है, घी बन जाता है। ये बात रियल में मेरी मम्मी जी आज भी कहती हैं। तो वो क्या कहती है कि बेटा कैसे बनना है, इतना तपो कि क्या बन जाओ, कभी ना खराब होने वाला, यानी कि हमेशा स्थायी रहने वाला व्यक्ति तो बन जाओ। तो आपको भी यही काम करना है, आपको भी यही काम करना है कि आपको क्या बनना है, बिल्कुल तपना है। और तपना किस तरह से है कि चारों ओर जितने भी आपको दुनियादारी की चीजें दिखती हैं, आपको मस्ती करने के लिए लोग कहेंगे, आप मस्ती उतनी ही करिए जितनी से आप स्टडी टाइम में बोर हुए हैं तो रिफ्रेश हो जाएं, बस इससे ज़्यादा मस्ती नहीं करनी। और एक चीज़ और, महीने के अंदर एक चीज़ सोच लीजिए कि हमें केवल 26-27 दिन ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि 2-3 दिन खराब होना स्वाभाविक होता है। वो हमारी हेल्थ के कारण हो सकता है, हमारी फैमिली प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, या किसी अन्य कारण से 1-2 दिन खराब हो जाते हैं। तो ये टेंशन मत लीजिएगा कि हम 2 दिन नहीं पढ़ पाए तो IAS नहीं बन सकते। जितेंद्र सोनी जी हैं, अभी IAS हैं, 2010 बैच के, अभी झालावाड़ के कलेक्टर हैं। तो उनको मैं भाई साहब कहता हूँ। उनसे मेरी एक बार बात हुई, मैं भाई साहब कई बार है ना, महीने में 2-4-5 दिन ऐसे गुजर जाते हैं जिनसे मेरी क्या है कि क्षमता प्रभावित होती है। मुझे ऐसे लगता है यार 5 दिन खराब हो गया, IAS कैसे बनेंगे। तो उन्होंने एक बात कही थी, राजस्थानी में कही थी। उन्होंने कहा कि 2 दिनों कोई IAS कौन बने, यानी 2 दिनों से कोई IAS नहीं बनता। बात यह है कि बाकी 28 दिनों में आपने कितना काम किया। तो आपके कोई 2-4 दिन महीने में खराब हो जाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपने बहुत ही धीरता के साथ, बहुत ही साहस के साथ, क्योंकि जब भूख लगी होती है ना तो आदमी झपटने की कोशिश करता है, और आप तो शांति से बैठे हैं, मुझको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जो 2 पंक्तियां अभी अमृत जी ने कही थी उनको मैं वापस कहना चाहूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है,
डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जहां में, और लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहां होता है। बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया और स्टूडेंट से इतनी बातचीत की।